नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ज्योग्राफी ऑप्शनल की पूरी तैयारी करने के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज लाया है आपके लिए बिल्कुल फ्री कोर्स। उसी कड़ी में हम लोग सबसे पहले करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे जाएंगे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस यानी कि यूपीपीएससी और बीपीएससी के। तो पहले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे पिछले 5-6 सालों के और पूरा ट्रेंड एनालाइज करेंगे कि कैसे कैसे सिलेबस को पढ़ना है यहाँ पे, और फिर पूरा कोर्स करेंगे। उसके लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक सारी दे दी गई है आपको। वीडियो पूरा देखिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और प्लस अपना फीडबैक कमेंट सजेशन जरूर दीजिए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन की बेल जरूर दबा लीजिए। फ्री वाले टेलीग्राम को जरूर से जरूर ज्वाइन करना है और अपना स्कोर जरूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं मुशीर खान स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मेंस डिस्कशन सीरीज़ में। आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जियोलॉजी के थॉट से जुड़े क्वेश्चंस, यानी कि जो हमारा ज्योग्राफी में थॉट्स हैं जो अलग अलग ज्योग्राफर्स ने अलग अलग टॉपिक्स में दिए, उनसे रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस टॉपिक में। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जहाँ पर हमें कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस दी जाती हैं और उनका 30 वर्ड्स में एक्सप्लेनेशन हमें देना होता है फिजिकल, इकोनॉमिकल, कमर्शियल, इकोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, कल्चरल वैल्यूज़ में। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का 1, यानी कि हम बात करते हैं कोरी क्रीक की। तो अगर हम कोरी क्रीक की बात करें तो जो क्रीक है ये हमारे लाई करती है इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे, और यह इंडस रिवर के माउथ पे लोकेटेड है। और ये जो हमारे इस रीजन की अगर हम बात करें, जो इंडियन रीजन है, वहाँ पर इम्पॉर्टेंट 6 क्रीक्स हैं। उन 6 क्रीक्स में एक हमारा जो नाम आता है वो कोरी क्रीक का आता है। अगर हम फर्दर बात करते हैं तो इसके बाद एक हमारे सबसे ज़्यादा जो अगर हम बात करें कोरी क्रीक की, तो एक और इसके बारे में एक पॉइंट ये है कि ये हमेशा से डिस्प्यूटेड एक क्रीक है। साथ ही अगर हम देखें सेकंड वन, यानी कि नयाचार आइलैंड, तो नयाचार आइलैंड जो है ये रिवर हुगली जो कि वेस्ट बंगाल में हमें मिलता है। थर्ड वन अगर देखते हैं तो डोडा बेटा। डोडा बेटा हम सबको पता है कि नीलगिरी की हाईएस्ट माउंटेन पीक है। इसकी जो हाइट है वो 2637 मीटर। साथ ही साथ इससे जो हमारी जो ये पीक है, इससे 10 किलोमीटर के अराउंड डिस्टेंस के ऊपर हमारा ऊटी जो हिल स्टेशन है वो हमारा लोकेटेड है। अगर हम बात करें तो जो ये है तमिलनाडु के नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में। साथ ही साथ इस नीलगिरी की अगर हम बात करें, यानी कि डोडा बेटा रीजन के आसपास में एक यहाँ पर हमें रोडेंड्रॉन, एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लांट स्पेशीज़ है जो यहाँ पर मिलती है। अगर हम देखें तो फोर्थ, यानी कि देवस्थल। अब जैसे कि फोर्थ की अगर हम बात करें तो देखिए ये ईयर जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं यूपीएससी के 2017 में ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया। तो 2017 में हुआ ये था कि जो देवस्थल है ये डिस्ट्रिक्ट नैनीताल में हमें मिलेगा, और साथ ही साथ यहाँ पर एक ऑब्जर्वेटरी लगाई गई है एरीज के नाम से, आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर अर्थ इंफॉर्मेशनल साइंसेस। तो ये जो एरीज का एक हमारा ऑब्जर्वेटरी लगाया गया, ये देवस्थल पे लगाया गया। तो जैसे ही ये हाईलाइट हुआ हमसे यूपीएससी ने 2017 में ये क्वेश्चन पूछ लिया। तो ऐसा मैं बार बार आपको बताता हूँ कि जो हमारा ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट से कुछ प्लेसेस हैं या फिर इन सारे पॉइंट्स की बात जिनको यहाँ पर पूछा जा सकता है, उस पॉइंट से अगर कोई भी प्लेस हाईलाइट होती है या करंट पे न्यूज़ में आती है तो डेफिनेटली उससे रिलेटेड हमने बार बार देखा है कि मेंस में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस या फिर पीटी में भी ऐसे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। फिफ्थ वन की अगर हम बात करें तो पेंगोंग। पेंगोंग जो है ये हमारा, ये कहा गया कि ये एक लेक है लद्दाख रीजन में। पेंगोंग जो लेक है वो हमें कहाँ मिलेगी? लद्दाख रीजन में। और लद्दाख रीजन में भी इसका जो 60% एरिया है वो तिब्बत के रीजन में आता है। तो ये हमारे पास टोटल वो प्लेसेस हैं जिनको हमसे पूछा गया और उनका कुछ पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन। जैसे कि हमसे पूछा गया कोरी क्रीक, तो आप अगर देखें तो कोरी क्रीक यहाँ पर लोकेटेड है और ये इंडियन साइड की सबसे फर्स्ट क्रीक है
और जितनी भी क्रीक्स हैं वो सब इसके वेस्टर्न साइड्स लोकेटेड है, जैसे कि कजर क्रीक, सर क्रीक। तो मैक्स यहाँ पर टोटल 6 क्रीक्स हैं जो हमें मिलती हैं। उन सब क्रीक्स में अगर हम देखें तो ईस्टर्न मोस्ट जो है वो कोरी क्रीक है। तो ये मैंने आपको इस कोरी क्रीक का लोकेशन बताया कि कहाँ पर ये लोकेटेड है। तो गुजरात का ये कच्छ रीजन है। अब अपनी इन सारी प्लेसेस को अगर हम देखें तो मैप पे जब हम लोकेट करेंगे, तो मैप पे लोकेट करने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं अपना जो हमसे पूछा गया फर्स्ट वन। तो कोरी क्रीक के बारे में ही अगर मैं बात करूं तो यहाँ पॉइंट है इसका, ये जो रीजन है हमारा, यहाँ कहीं हमें मिलेगी कोरी क्रीक। सेकंड की बात करें अगर तो नवाचार, तो नवाचार हमें यहाँ मिलेगा इस पॉइंट पे, जहाँ से हमारी रिवर गंगा का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है और एक तरफ हुगली हो जाती है और बैक साइड जो दूसरा साइड है उसका वो इंटर कर जाती है बांग्लादेश में। तो यहाँ पर हमें नयाचार आइलैंड मिलेगा। थर्ड की बात करें अगर तो डोडा बेटा, तो डोडा बेटा हमें कुछ यहाँ पॉइंट्स पे मिलेंगे। ये जो हमारा तमिलनाडु का रीजन है यहाँ पर हमें डोडा बेटा मिलेगी नीलगिरी हिल्स में। फिर देवस्थल की बात करें अगर तो ये पॉइंट हमारा देवस्थल, यानी कि जो हमारा उत्तराखंड का नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है उसमें हमें मिलेगा देवस्थल। तो ये नैनीताल के लिए जब जाते हैं तो ही रास्ते में हमें देवस्थल मिलता है। तो ये था हमारा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पेंगोंग, तो पेंगोंग हमें यहाँ रीजन में मिलेगा। ये जो रीजन है ये पेंगोंग लेक का रीजन है, पार्शियली लद्दाख रीजन में और पार्शियली ये तिब्बत रीजन में। और ये कहा जाता है कि 60% जो रीजन है इसका वो तिब्बत में आता है। तो ये था हमारा मैप बेस्ड क्वेश्चन जिसको हमने डिस्कस किया। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अपने टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। गिविंग सूटेबल एग्जांपल्स डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ सिस्टम एनालिसिस इन ज्योग्राफिकल स्टडीज। उपयुक्त उदाहरण देते हुए भौगोलिक अध्ययनों में तंत्र विश्लेषण के महत्व का वर्णन कीजिए। यह क्वेश्चन हमसे पूछा गया था यूपीएससी 2014। अब अगर हम देखें तो सबसे पहले जो हमसे ये पूछा गया तंत्र विश्लेषण यानी कि सिस्टम एनालिसिस। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये एक ज्योग्राफिकल थॉट बेस्ड वीडियो है। यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चंस आपसे जो भी पूछे गए हैं वो थॉट के बेस पे पूछे गए हैं, उन्हीं को मैं यहाँ पर डिस्कशन और डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ और साथ ही साथ उनका कुछ एक्सप्लेनेशंस आपको बता रहा हूँ। तो अगर हम देखते हैं सबसे पहले तो जो हमारा सिस्टम एनालिसिस है ये है क्या। अगर हम किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन को देखें तो उस पर्टिकुलर रीजन को हमें पहले स्टडी करते हैं। तो जब हम स्टडी करते हैं तो वहाँ का वेदर सिस्टम देखते हैं, कूलिंग सिस्टम, साथ ही साथ अगर हम देखें तो हीटिंग सिस्टम, ग्रेडिंग सिस्टम, यानी कि जो भी एक पर्टिकुलर रीजन है उसको हम स्टडी करते हैं। तो जैसे वहाँ पर टेम्परेचर कैसा होगा, कूलिंग सिस्टम, हीटिंग सिस्टम, टेम्परेचर सिस्टम, ये सारे के सारे जो सिस्टम्स हैं इनको स्टडी करने से ही वहाँ की ज्योग्राफी के बारे में हम पूरा स्टडी कर पाते हैं। और जो ये सिस्टम्स हैं इन्हीं सिस्टम को हम अपनी ज्योग्राफिकली किसी रीजन को स्टडी करने के लिए जब यूज़ करते हैं तो जो इनके इंटर रिलेशंस हैं उसी को हम सिस्टम एनालिसिस कहते हैं। अब अगर हम इस बात को और ब्रीफ करें, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल को तौर पे देखें, अगर जैसे हम देखते हैं कि कोई एक ट्री है तो उस ट्री के ऊपर बहुत सारी बर्ड्स होंगी जो आती होंगी और बैठती होंगी और उस ट्री के ऊपर डिपेंडेंट होंगी। अब जो वो बर्ड्स हैं उन बर्ड्स पे कहीं ना कहीं कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे छोटे छोटे जो उन पर डिपेंडेंट होंगे। जो ये बर्ड है इस ट्री पे डिपेंडेंट है अपने शेल्टर के लिए, मे बी पॉसिबल इस ट्री से वो अपने फूड के लिए भी कुछ डिपेंडेंट हों। तो जो ये इंटर रिलेशन है ट्री का बर्ड से, बर्ड का माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, तो अगर हम देखें ये जो एक हमारा इंटर रिलेशन है इसको हमने एक नाम दिया सिस्टम के तौर पे। अब जो ये सिस्टम होता है किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन में तो वो डिपेंडेंट होता है टेम्परेचर पे। जैसे जो वो सिस्टम है उसको कितना टेम्परेचर चाहिए, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो मे बी पॉसिबल है वो सिस्टम वहाँ पर डेवलप ना हो पाए, मे बी पॉसिबल टेम्परेचर कम हो जाए तो भी वो सिस्टम का इंटर रिलेशन जो लिंक है वो डेवलप ना हो पाए। तो टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर के साथ में अफेक्ट होगा क्लाइमेट का यानी कि जलवायु। मे बी पॉसिबल अगर वहाँ पर जो क्लाइमेट है वो बढ़ जाए या फिर उसके ऊपर कुछ इम्पैक्ट पड़ जाए कि क्लाइमेट वार्म होने लगे,
अब अगर वो वार्म होने लगेगा तो डेफिनेटली जो वहाँ पर बर्ड्स हैं उनका सर्वाइवल हार्ड हो जाएगा। अब जब उनका सर्वाइवल हार्ड हो जाएगा तो डेफिनेटली वो अपना जो शेल्टर है उसको चेंज करेंगे और किसी अपने फेवरेबल क्लाइमेट की तरफ मूव करेंगे। साथ ही साथ अगर हम ऐसे ही देखें तो एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर है ये भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालेगा हमारे उस सिस्टम के ऊपर। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो नाम आता है बार बार वो सॉइल का। अब अगर सॉइल में कंटामिनेशन बढ़ जाए या फिर कोई हार्मफुल एलिमेंट्स बढ़ जाएं, तो जो हार्मफुल एलिमेंट्स बढ़ेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पर जो वो ट्री है उसका ग्रो होना मुश्किल होगा। अब जब वो मुश्किल होगा तो डेफिनेटली वो जो ट्री है उसका लाइफ स्पैन कम होता चला जाएगा और एक दिन वो पूरा का पूरा ट्री गिर जाएगा या फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब जब वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो बर्ड्स का जो उसके ऊपर डिपेंडेंसी थी वो ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे ही जब हम एक सिस्टम को देखते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर रीजन में एक दूसरे का जो इंटरलिंक है उसको हम स्टडी करते हैं और यही चीज़ हमारी एक सिस्टम के अंतर्गत आती है। और जब हम एनालिसिस की बात करते हैं तो जो ये इंटर रिलेशंस हैं इनको स्टडी जब हम करेंगे तो वो एक सिस्टम के ही मैनर में कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी ज्योग्राफी है ओवरऑल ये एक बहुत वास्ट है। तो इतना आसान नहीं है कि एक ही बार में हम पूरे वर्ल्ड के हर जो डायमेंशंस हैं उनको हम स्टडी कर पाएँ। तो हमने इस पूरे के पूरे अर्थ को डिवाइड किया एक वेरियस सिस्टम्स में और उन सिस्टम्स को हम स्टडी करते हैं और उनके इंटर रिलेशंस को हम जानते हैं। तो ये कुछ एक सिस्टम का मैंने आपको डेफिनेशन दिया। जो एक ज्योग्राफी का थॉट है क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन का मतलब है मात्रात्मक क्रांति, यानी कि जो ओवरऑल जो हमारी ज्योग्राफी है उसको एक ब्रॉड मैनर में एक्सप्लेनेशन देने की बात की गई है। उसी की जो स्टडी की गई है उसको हम सिस्टम एनालिसिस कहते हैं। बिल्कुल जैसे मैंने आपको पीछे समझाया कि जो हमारे सिस्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं और हमें क्यों इनकी नीड होती है। अब अगर हम इसको और ज़्यादा देखें तो जैसे अगर हम किसी भी एक सिस्टम को स्टडी करते हैं तो उससे हमें क्या बेनिफिट होंगे और क्या उसका यूज़ है। जैसे हम जियोलॉजी सिस्टम पे चलते हैं, यानी कि भू आकृतियों की अगर हम बात करें या भौगोलिक तंत्र की बात करें तो देखिए वहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट नाम आएगा सबसे पहले जियोमॉर्फोलॉजी या फिर जियोमॉर्फिक प्रोसेस। अब जियोमॉर्फिक प्रोसेस में वही अर्थक्वेक, वॉल्केनिज्म, साथ ही साथ कुछ प्लेट टेक्टोनिक्स के मूवमेंट, फोल्ड माउंटेन्स का बनना, रिफ्ट वैलीज़ का बनना, रिफ्ट लेक्स का बनना। तो ये जितने भी हमारे मूवमेंट्स हैं जियोमॉर्फिक हो गए। ये डिपेंडेंट हैं कहीं ना कहीं क्लाइमेट के ऊपर। ठीक, ऐसे ही ये जो क्लाइमेट के ऊपर डिपेंडेंट हैं, फर्दर ये डिपेंडेंट हैं ओशियंस के ऊपर। तो तीन चीज़ें मिली, क्लाइमेट में हमें एटमॉस्फेयर मिला, जियोमॉर्फिक में लिथोस्फीयर मिला और ओशियानिक सीज की बात करें, अगर समुद्रों की बात करें तो हाइड्रोस्फीयर की। यानी कि ये तीनों स्फीयर से एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। और जब ये रिलेटेड हैं तो इसको हमने ओवरऑल जो एक नाम दिया वो जियोलॉजी दिया। अब जियोलॉजी सिस्टम, अब इस जियोलॉजी सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालती है ह्यूमन ज्योग्राफी पे। जैसे कहीं पर ड्रिंकिंग वाटर या फिर रिसोर्सेज की अच्छी अवेलेबिलिटी होगी तो डेफिनेटली वहाँ पर एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये होगा कि वहाँ पर पॉपुलेशन डेंस होगी। स्टेबल रीजन्स होंगे तो भी पॉपुलेशन डेंस होगी। अगर हार्श क्लाइमेट होगा जैसे कि एक्सट्रीम कोल्ड हो या एक्सट्रीम वार्म हो तो वहाँ पर आपको ज़्यादा डेंसिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि मेनली जो पॉपुलेशन है वो वहीं पर डेवलप होती है और सरवाइव करती है जहाँ पर उसको रिसोर्सेज और क्लाइमेट उसको बेस्ट मैनर में अवेलेबल मिलते हैं। तो अगर हम देखें तो अगर जियोलॉजी की मैं बात करता हूँ तो ये तीनों हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं और इम्पैक्ट डालते हैं हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी पे या फिर ह्यूमन जो बिहेवियर है। तो इस चीज़ को हमने सिस्टम के अंतर्गत ही स्टडी करना है कि कहाँ कहाँ पर हम कैसे रिलेशंस को पा जाते हैं। जैसे कि कोई बहुत अच्छी फेवरेबल प्लेस होगी रहने के लिए तो डेफिनेटली वहाँ पर बहुत अच्छा पॉपुलेशन भी ग्रो होता हुआ मिलेगा, सर्वाइवल भी मिलेगा। लेकिन हार्श कंडीशंस होंगी तो वहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी कि वहाँ पर
पॉपुलेशन का सर्वाइवल मुश्किल होगा। अब अगर हम इसी सिस्टम को फिर आगे देखें तो अगर हम इस सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहले जैसे कि अर्थ है हमारा, तो ये जो अर्थ है एक ओपन सिस्टम है। अब ओपन सिस्टम का ये जैसे कि हमारी सन रेज हैं वो अर्थ पे आ जाती हैं, एनर्जी में चेंज हो जाती हैं, फिर ये एनर्जी फर्दर यूज़ कर ली जाती है, फिर वहाँ से भी कुछ एनर्जी वापस भेज दी जाती है हमारे स्पेस की तरफ। तो ये जो एनर्जी का आना और जाना हमें बताता है कि अर्थ एक ओपन सिस्टम है। अगर मैं बात करूं अर्थ के फिजिकल मैटर की, जैसे कि जो यहाँ पर सॉइल है, रॉक्स हैं, ट्रीज़ हैं, तो जो ये फिजिकल मैटर है ये सब का सब एक क्लोज्ड सिस्टम है। जैसे अगर एक ट्री है तो वो ट्री अभी तक तो वो एक फिजिकल फॉर्म में है, मे बी पॉसिबल कुछ समय बाद वो गिर जाएगा, तो जो उसका मटेरियल है वो कार्बनिक फॉर्म में सॉइल में मिक्स हो जाएगा, फिर यही सॉइल फर्दर आगे कहीं मूव करेगी और मे बी कुछ जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के थ्रू वो हो सकता है सबसाइड करे और आगे चल के वो एक कोयले का रूप ले ले। तो अगर हम देखें फिर इस कोयले को अगर हम यूज़ में ले लेंगे फिर वो ऐश बन जाएगा। तो एक क्लोज्ड सिस्टम है, यानी कि मैटर डिस्ट्रॉय तो होता है लेकिन किसी दूसरी फॉर्म में वो चेंज हो जाता है। तो जो हमारे सिस्टम्स हैं हम उसमें ये सारी की सारी चीज़ों को हम स्टडी करते हैं कि कैसे एनर्जी फ्लो करती है, कैसे मैटर एक दूसरे में चेंज होता है, सिस्टम कितना बड़ा हम अज्यूम कर सकते हैं। तो जो हमारी ज्योग्राफी है उसको स्टडी करने के लिए, ईजी करने के लिए हमने एक टेक्निक को यूज़ किया जिसको नाम रखा गया सिस्टम टेक्निक्स या फिर सिस्टम एनालिसिस। और इस सिस्टम को ही जब हम एनालाइज करेंगे तो पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पर कैसे किसका इंटर रिलेशन किसके साथ है। तो यहाँ तक मैंने आपको पूरा का पूरा एक सिस्टम एनालिसिस का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया। अब इनको जो फॉर्मेशन चेंजेस होते हैं वो सबसे मेन जो चेंजेस होते हैं वो एनर्जी की वजह से। एनर्जी क्या होती है, चेंज होती रहती है, इसीलिए सिस्टम्स में भी इंटर रिलेशंस में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हमें देखने को मिलते रहते हैं। तो सिस्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो मेनली ये एक इंटर रिलेशन है। और इसीलिए जो हमारी थॉट ज्योग्राफी की बात की जाए तो वहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है इस बात को समझना कि सिस्टम क्या है। अब जैसे कि अगर हम एक देखें तो एक छोटा सा एक्वेरियम लें तो हम उसे भी एक सिस्टम मान सकते हैं। तो जो हमारा ये क्वेश्चन है साथ ही साथ इसमें ये दिया गया है विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर आप एक ट्री का एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि एक लेक का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि लेक में भी कुछ फिशेज़ होंगी, उस लेक के आसपास जो वाइल्ड स्पेशीज़ हैं वो अपने वाटर के लिए, सर्वाइवल के लिए उसके ऊपर डिपेंडेंट होंगे। तो एक लेक भी सिस्टम होगा, ट्री भी एक सिस्टम होगा। अगर हम लेक को ब्रॉड करेंगे तो वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा हाइड्रोस्फीयर। अगर हम ट्री की बात करेंगे तो एक बायोम रीजन हमें मिलेगा सिस्टम के तौर पे। तो ये सब कुछ हम अपने इस क्वेश्चन के आंसर में एक ब्रीफ मैनर में बता भी सकते हैं कि सिस्टम एनालिसिस या सिस्टम क्या होते हैं, ज्योग्राफी में क्यों उनकी इंपॉर्टेंस है, फिर हम उनके एग्जाम्पल्स भी दे के बात बता सकते हैं। अब अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 3, तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसी से मिला जुला, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ सिस्टम एनालिसिस इन ज्योग्राफी। सिस्टम एनालिसिस इन ज्योग्राफी, भूगोल में तंत्र विश्लेषण की संकल्पना की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीपीएससी 2015 में। अब अगर आप देखें सिस्टम एनालिसिस पे जो क्वेश्चन पूछा गया था 2014 में यूपीएससी में, थोड़ा सा ब्रीफ किया उन्होंने, चेंजेस लेके आए क्वेश्चन में। और क्वेश्चन कहाँ पूछा गया, यूपीपीएससी 2015 में। ऐसा हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में भी इस बात को डिस्क्राइब किया है और बताया है मैंने कि कई बार ऐसा देखने को मिला कि यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया लास्ट ईयर वो इस साल पूछ लिया गया यूपीपीएससी में। यूपीपीएससी में कहीं पूछा गया तो वही कुछ आगे चल के क्वेश्चन कहाँ पूछा गया, बीपीएससी। तो अगर हम मेंस ऑप्शनल पेपर की बात करें तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट एक एडवाइस है आप सबके लिए कि जब भी आप स्टडी करें, प्रिपेयर करें, तो कुछ अपने जो 5 to 6 ईयर्स 7 ईयर्स के जो पेपर हैं ऑप्शनल ज्योग्राफी के, आप उसको एक लाइनअप मैनर में अच्छे से प्रिपेयर करिए। और मैंने तो अब तक इस पूरे क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस सीरीज़ में इस बात को देखा कि 50 to 60% आपको क्वेश्चन पेपर इन्हीं से ही मिल रहा है बार बार। तो अगर आप इतना भी अच्छा प्रिपेयर करते हैं तो एटलीस्ट आपको इतना भी स्कोर करना मैक्सिमम पॉसिबल हो जाएगा ईजीली, कि आप उसको लीस्ट एफर्ट पे मैक्सिमम बेनिफिट
पा सकेंगे। तो जैसा आप देखिए, अब यहाँ पर डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ सिस्टम एनालिसिस, यानी कि तंत्र विश्लेषण की संकल्पना की विवेचना कीजिए। बिल्कुल वही चीज़ उन्होंने फिर वही पूछी कि सिस्टम एनालिसिस क्या होता है, आप उसे ब्रीफ करिए और अपनी पूरी की पूरी सिचुएशंस को बताते चले जाइए। अब जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर्स की बात की थी, तो देखिए ज्योग्राफी में कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो स्टेबल हैं। जहाँ पर आपसे ये पूछा जाएगा हिमालय फॉर्मेशन, तो हिमालयन फॉर्मेशन मैक्सिमम स्टूडेंट्स सेम लिखेंगे, कुछ उसमें नया नहीं दे सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं ज्योग्राफिकल कंसेप्ट्स में, जैसे कि थॉट, अगर हम बात करें जियोलॉजिकल थॉट्स की, हम बात करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफिकल थॉट्स की, तो अगर हम इस टॉपिक्स की बात करें तो यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल दें तो हमें यहाँ पर करंट में जितना अच्छा हमने रीजन को स्टडी किया होगा, हम उतना ही अच्छा बेस्ट सूटेड एग्जाम्पल वहाँ पर दे सकते हैं। अब जैसे कि अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में एक जैसे एग्जाम्पल है ह्यूमन सेटलमेंट्स की बात की जाए, तो देखिए जैसे कि नॉर्थर्न प्लेन है, इसको सबसे सेफ और स्टेबल माना जाता है, इसीलिए यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी भी सबसे ज़्यादा है, प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा है, सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं बात करूँ तो जो बेंगलुरु प्लेट्यू है, तो जो इंडिया के अंदर जितनी भी MNCs IT बेस्ड हैं, उन सब ने मैक्सिमम अपने जो हेडक्वार्टर्स इस्टेब्लिश किए वो बेंगलुरु में किए आके। तो उसका एक सबसे बड़ा रीज़न एक यही था कि जो भी MNCs आई उनको क्लाइमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो फेवरेबल कंडीशंस मिली इंडिया में, वो बेंगलुरु प्लेट्यू पे ही मिली। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले उस प्लेस को चुना और वहीं पर अपने इन सारी कंपनीज को इस्टेब्लिश किया। तो उससे एक बेनिफिट ये हुआ कि उनको अपनी फेवरेबल कंडीशंस मिल गई जो भी फॉरेनर्स इंडिया में आए। ऐसे ही अगर आप देखिए ब्रिटिशर्स को, तो ब्रिटिशर्स के साथ में भी इंडिया में जब वो लोग आए तो उनको यहाँ पर आकर सरवाइव करना सबसे मुश्किल होता था, इसीलिए समर सीजन में मैक्सिमम वो अपनी कैपिटल्स को मूव कर देते थे हिली रीजन्स में, जिससे कि उनको सर्वाइवल और वर्क करने में आसानी हो सके। तो इसीलिए जो आप अगर करंट को देखें या फिर अगर आप अपने इस टॉपिक पर कमांड को देखें, तो जितनी अच्छी कमांड होगी आप उतना ही सूटेड एग्जाम्पल दे सकते होंगे। तो जो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहाँ पर आप अपना एग्जाम्पल एक बेस्ट सूटेड मैनर में देंगे, तो डेफिनेटली वो चीज़ आपको औरों से अलग करेगी। तो ये सारे आपके जो स्टडी पर, जो आपने ज्योग्राफी पर जो कमांड पाया है, ये उसका बेनिफिट होगा। तो बार बार जब कभी भी कोई टॉपिक्स आएँ या चीज़ों को आप स्टडी करें तो उसको कोशिश करिए कि आप उनको लाइन अप कर सकें कि कहाँ पर उस चीज़ को आप कैसे यूज़ करेंगे। तो जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल्स दिए, तो आप इन सारे एग्जांपल्स को अपना जहाँ जहाँ पर आपको उसका यूज़ दिखता है वहाँ पर दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमने देखा, क्वेश्चन नंबर 3 देखा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, क्रिटिकली एनालाइज एप्लीकेशन ऑफ मॉडल्स इन ज्योग्राफी। भूगोल के प्रतिमानों के अनुप्रयोग समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। यह क्वेश्चन पूछा गया था हमसे UPSC 2014 में। अब अगर हम बात करते हैं मॉडल्स की, तो मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो जैसे हमें कोई ब्रिज बनाना है, तो पहले कंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करेगी, उसका एक मॉडल बनाएगी और उसको मॉडल को बनाकर 3D रिप्रेजेंटेशन में आपके सामने रखेगी या बताएगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि अगर आप देखें कभी मोबाइल परचेज़ करने जाएं तो वो आपको क्या करेंगे, एक मोबाइल का मॉडल देंगे सामने, क्योंकि जो मैक्सिमम न्यू मॉडल्स होते हैं वो सब तो सील्ड पैक होते हैं। तो वो क्या करेंगे, आपको एक मॉडल डमी टाइप में वो आपको देंगे, जिससे कि आप उसको फील कर सकें कि एग्जैक्टली वो मॉडल कैसा लगता होगा। ऐसे ही जब हम अपनी ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ज्योग्राफी में भी जो मॉडल्स होते हैं वो एक आइडियलाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन होता है रियल वर्ल्ड का। यानी कि जो भी हम, जैसे मैं अभी यहाँ पर इस अपने रिकॉर्ड रूम में हूँ, तो मैं यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ तो और अपने इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, और अगर सपोज़ कभी मेरे आगे ये बात आए कि अमेरिका का जो कैलिफोर्नियन रीजन है वो कैसा होगा, तो जो ज्योग्राफी को मैं स्टडी करूँगा और उसके जो मैं स्ट्रक्चर को आइडियलाइज्ड करूँगा, तो वो एक मैं मॉडल डेवलप करूँगा। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं टुंड्रा रीजन को देखूँगा, तो जो ज्योग्राफी को हम स्टडी करते हैं तो उसको हम स्टडी करते हैं मॉडल्स के बेस पे। तो जो ये मॉडल्स का बेस होता है ये एग्जैक्टली एक आइडियलाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन होता है रियल वर्ल्ड का। अब जैसे बहुत सारी कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स होती हैं मैन और
इन्वायरमेंट के अंदर। तो इन मॉडल्स के थ्रू हम उनको क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं कि कौन सी रिलेशन कैसी होगी, और फिर उसको जब हम एग्जामिन करेंगे फिर साइंटिफिकली हम उसको स्टडी करेंगे। और जब हम स्टडी करेंगे तो हम इन स्टडी करने के लिए जो हम यूज़ करेंगे वो किसका यूज़ करेंगे, मॉडल्स का। तो एग्जैक्टली जो मॉडल्स हैं वो क्या हैं, तो ये मैंने आपको कुछ बात बताई, और ये एक संकल्पना ही है ज्योग्राफी में, पर उसको हम 3D बेस पे भी नहीं लेके आ रहे, लेकिन हम उस मॉडल के बेसिस के ऊपर उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को या फिर उस रीजन को हम आइडियलाइज कर रहे हैं, स्ट्रक्चराइज कर रहे हैं। तो ये जो हमारे मॉडल्स हैं हमें ज्योग्राफी में बहुत इम्पॉर्टेंट इनकी नीड होती है, और इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसी भी एक रिलेशनशिप को या रीजन्स को स्टडी करने में। तो जैसे कि कोई एक रिलेशनशिप है, जैसे किसी मैन का कोई पर्टिकुलर रीजन है और उस पर्टिकुलर रीजन में जो वहाँ पर वेजिटेशन है, तो जो ये रिलेशनशिप है, तो ये कॉम्प्लेक्स कंडीशंस आएंगी इनके बीच में जो रिलेशनशिप की, उनको जब हम स्टडी करेंगे तो ये मॉडल्स के थ्रू जब स्टडी की जाएंगी तो ये काफ़ी ईजियर हो जाती हैं। तो ये मॉडल्स यही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ज्योग्राफी में। अब अगर हमसे जो क्वेश्चन किया गया उसमें हमसे बात की गई है क्रिटिकली। अब जब कभी भी क्रिटिकली वर्ड आएगा तो वहाँ पर आपको प्लस और माइनस दोनों देना होगा। तो अगर हम बात करते हैं यूटिलिटीज़ की, अगर हम बात करें तो प्लस की बात करते हैं, तो सबसे पहले एक हमारे लिए यूटिलिटीज़, तो ये एक तरीके से मीडियम ऑफ स्टडी है इंटर रिलेशन किसके बीच में, मैन और इन्वायरमेंट। अब मैन और इन्वायरमेंट में जैसे मैन ऑन हाइड्रोस्फीयर, मैन ऑन लिथोस्फीयर, मैन एंड एटमॉस्फेयर, इन सारे के सारा जो रिलेशनशिप है उस कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप की स्टडी करने में कौन हेल्प करेगा, मॉडल्स करेंगे। फिर मॉडल्स एक सबसे इम्पॉर्टेंट रोल ये प्ले करेंगे कि ये डेटा इन्फॉर्मेशन देंगे हमें। तो डेटा इन्फॉर्मेशन फ्यूचर के लिए कि जो हमारी जैसे ह्यूमन की किसी एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में क्या रिलेशनशिप चल रही है और आने वाले समय में उसका इम्पैक्ट ह्यूमंस के ऊपर क्या होगा, तो जो फ्यूचर इन्फॉर्मेशन है उसको डिपिक्ट करने में भी हमारे मॉडल्स क्या करेंगे, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अब जैसे रिलेशनशिप की बात करें या इनकी कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन की, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आएगी माइग्रेशन। जैसे अगर उस पर्टिकुलर रीजन के रिसोर्सेज में कमी आएगी तो डेफिनेटली पब्लिक क्या करेगी, ह्यूमन पॉपुलेशन क्या करेगी, मूव करेगी वहाँ से। जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, नगरीयकरण उस क्षेत्र में अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, सबसे अच्छा कि इंडस्ट्रीज़ लगेंगी, खूब सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो जो आसपास के ह्यूमन सेटलमेंट्स होंगे वो किधर मूव कर जाएंगे, अर्बनाइजेशन की तरफ। ऐसे ही जो हमारा कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन है, सिटी है, कोई सेंटर है, तो उसका पैटर्न कैसा होगा, वो सिटी ऐसे डेवलप होगी, ऐसे डेवलप होगी, ऐसे डेवलप होगी। तो ये चीज़ जो हमें पता चलेगी तो हम मॉडल्स के थ्रू हम उसको स्टडी कर पाएंगे। रीजन में पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे होगी, कितनी होगी, तो जो पॉपुलेशन की ग्रोथ हम डिपिक्ट करने में किसको यूज़ करेंगे, मॉडल्स को। साथ ही साथ जो हमारा कॉम्प्लेक्स फिजिकल डेटा है हम उसको भी इजीली निकालने में यूटिलिटीज़ में अपना मॉडल्स का रोल होगा। तो जो हमारा जैसे फिजिकल डेटा है किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन में कितना ज़्यादा फॉरेस्ट है, कितना ज़्यादा माइनिंग मटेरियल है, कितना, तो इन सारी चीज़ों को जो हम डिपिक्ट करेंगे वो किसके थ्रू करेंगे, मॉडल्स के थ्रू या फिर प्रतिमानों के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें तो हमारी प्लस में हो गई। अब हमसे बात की गई है क्रिटिकली, तो यानी कि हमने पहले प्लस देखा, प्लस के बाद अब हम किधर चलेंगे, माइनस की तरफ। जो मॉडल्स हैं इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये मानी गई है कि जो इनटेंजिबल वैल्यूज़ हैं, अब इनटेंजिबल वैल्यूज़ की बात करें अगर, जैसे किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन में जो वहाँ पर जनसंख्या है उसका बिलीफ कैसा है, आस्था कैसी है, विश्वास कैसा है, तो इस मॉडल्स की स्टडी में इन सारे की सारी वैल्यूज़ को क्या किया गया है, इग्नोर कर दिया गया है, पर इनका भी कहीं ना कहीं रोल होता है। तो ज्योग्राफिकल स्टडी में इनका भी एक ह्यूमन रिलेशनशिप में रोल प्ले होता है, लेकिन मॉडल्स में इन चीज़ों को निगलेक्ट कर दिया गया। जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं अगर हम उनकी बात करें तो वहाँ पर हमें ये देखने को मिलेगा कि उनके पास रिसोर्सेज अच्छे नहीं हैं, ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है वर्क करने के लिए, डेटा नहीं है उनके पास। तो जब डेटा नहीं है तो उनका एग्जैक्ट असेसमेंट भी नहीं हो पाता है।
इससे जो उनके मॉडल्स हैं वो 100% ये कहा जाए कि फुल्ली इम्प्लीमेंटेड होते हुए नहीं दिखते हैं। अगर हम बात करें जैसे वर्ल्ड की बात करें तो जो हमारा वर्ल्ड है, किसी एक पर्टिकुलर रीजन में इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा है, कहीं पर एग्रीकल्चर ज़्यादा है, कहीं पर सोशियो इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस ज़्यादा हैं, तो ये वर्ल्ड के डिफरेंट वैल्यूज़ के अंदर अलग होते हैं। तो लेकिन मॉडल्स में सब चीज़ों को एक ही माना गया है, इसीलिए मॉडल्स को स्टडी करने में कहीं ना कहीं एरर आ जाया करता है। फिर अगर हम देखें, जैसे सिर्फ हम लोगों ने बात की है हाइड्रोस्फीयर की, सिर्फ हमने बात की है लिथोस्फीयर की, या फिर हमने सिर्फ बात की है मैन और एनवायरनमेंट की, तो जो यहाँ पर हमने बहुत इजीली चीज़ों को ले लिया वो इतना इजी नहीं होता है जो अजम्पशन है उसको लेना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, इम्पैक्ट्स हैं जो कई समय बाद दिखते हैं हमें। तो जब हमें कई समय बाद दिखते हैं, कई साल बाद दिखते हैं, तो हम उन सारे फैक्टर्स को क्या करते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं, लेकिन उनका भी इम्पैक्ट होता है। तो मॉडल्स की स्टडी करने में एक ये भी ड्रॉबैक है। साथ ही साथ अगर हम देखें, हर मतलब जो पूरी वर्ल्ड है इसके ऊपर मॉडल्स इम्प्लीमेंटेड नहीं हो सकते, क्योंकि कहीं पर अगर रशियन रीजन है तो बहुत ठंडा है, कहीं पर अगर हम अफ्रीकन रीजन पे जाएं तो बहुत गर्म है। तो ज्योग्राफी भी चेंज है, कहीं पर रिसोर्सेज अलग हैं, कहीं पर क्लाइमेट अलग है, कहीं का एटमॉस्फेयर अलग है, तो कहीं पर एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन ज़्यादा है। तो जो ये रिलेशनशिप्स हैं ये एग्जैक्टली सेम नहीं है पूरे वर्ल्ड के लिए, तो ये भी उसका एक निगेटिव है। पर हम ओवरऑल वर्ल्ड में जो रिलेशनशिप मान के चलते हैं वो एक सिमिलर मान के चलते हैं पूरे वर्ल्ड के लिए। तो एक मॉडल को हम पूरे वर्ल्ड में एग्जैक्टली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, रीजन टू रीजन मॉडल में डिफरेंसेस आएंगे। अब हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात अगर हम करें, मेंशन द टाइप्स ऑफ मॉडल्स इन ज्योग्राफी। ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीपीएससी 2015, भूगोल के मॉडल के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो मॉडल मैंने आपको बताया कि एक स्ट्रक्चराइज्ड और एक आइडियलाइज्ड फॉर्म है। अब इसमें जब हम टाइप्स की बात करेंगे तो सबसे पहले जो एक टाइप इंपॉर्टेंट है इसमें वो स्केल मॉडल। फिर अगर हम बात करें तो एक इसमें मैथमेटिकल मॉडल। फिर अगर हम बात करें एनालॉग मॉडल, थियोरेटिकल मॉडल, स्टोकास्टिक मॉडल। तो ये सारे कुछ मॉडल्स के टाइप हैं जिनको हमसे पूछा गया और हम यहाँ पर उनको देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए फिर एक वही जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बोला, क्वेश्चन पहले मॉडल से रिलेटेड कहाँ पूछा गया, यूपीएससी 2014 में। फिर कहाँ पूछा गया, यूपीपीएससी 2015 में। और सेम कहाँ पर पूछा गया, मॉडल्स पे। पर उन्होंने पहले सिर्फ मॉडल्स की बात की थी, यहाँ वाले क्वेश्चन में उन्होंने काहे की बात की, टाइप्स की। तो मैक्सिमम मैंने ऐसा देखा है कि जो क्वेश्चंस हैं जब कभी कुछ बन रहे हैं तो उनको किस अकॉर्डिंगली डिज़ाइन किया जा रहा है या फिर कैसे आपसे फर्दर एग्जाम्स में फिर वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज मेंट बाय सीबीडी, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट ऑफ ए सिटी? डिस्कस द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीबीडी इन ए सिटी। किसी नगर के प्रधान व्यावसायिक क्षेत्र से क्या अभिप्राय है? किसी नगर के सीबीडी की मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए। यह क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी 56 to 59 2015 में। अब अगर हम यहाँ बात करें तो देखिए ये हमारे प्रेजेंट डे से भी जुड़ा हुआ हमें कहीं ना कहीं मिलेगा। जैसे अगर हम बात करें किसी भी एक पर्टिकुलर सिटी की, तो देखिए पहले सिटी छोटी होगी, जब ये छोटी होगी फिर इसमें फर्दर डेवलपमेंट होगा, जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा फिर वो आगे बढ़ेगा, फिर वो और बड़ा आउटर पे होगा, फिर धीरे धीरे और बड़ा होता चला जाएगा। ऐसे करते करते अगर हम देखें तो इसमें ओवरऑल हमें जो है जोन्स बढ़ती हुई मिल जाएंगी। यही जो हमारा जोन बढ़ जाएंगी तो जो अंदर वाला रीजन होगा इसी को हम सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मानेंगे, यानी कि जो हमारा ये न्यूक्लियस होगा इसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। हर सिटीज़ में आप देखें मैक्सिमम कहीं पर भी अगर आप जाएंगे तो देखिए उसका जो फर्दर डेवलपमेंट होना शुरू होगा वो एक पर्टिकुलर सेंटर से ही होना शुरू होता है। अब अगर हम देखें तो इसका फर्दर की बात अगर हम करें तो जैसे ये जो हमारा सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का जो कंसेप्ट है इसके बारे में जो बात बताई गई है, तो सबसे पहले इसके बारे में ये कहा गया कि जो हमारा मेन सेंट्रल जोन है, यानी कि इसको हम अगर बात करते हैं जोन 1 की, ठीक,
तो अगर हम इस जोन 1 की बात करें तो इसको एग्जाम्पल में इंडिया में ऐसे लिया गया जैसे इंडिया के न्यू दिल्ली में कनॉट प्लेस का रीजन। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे तो ये जो रीजन होगा जोन 1 कहलाएगा, और जो ये जोन 1 कहलाएगा ये बिल्कुल कोर होगा सिटी का, और यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी। ये जो रीजन होगा सिटी के और रीजन से बहुत वेल कनेक्टेड होगा। मैक्सिमम जो ये कहा गया कि जो हमारी बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जो ब्रांड्स हैं जिनका फेमस हैं पूरे इंडिया में, वर्ल्ड में, तो वो सब आपको आउटलेट्स वगैरह यहीं मिलेंगे। मैक्सिमम जो इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं उनके जो ऑफिसेज हैं वो भी आपको यहीं मिलेंगे। यानी कि ये एक ऐसा रीजन बन के उभर के आएगा जहाँ पर हर बड़े से बड़ी कंपनीज, कोई भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट, वो ये चाहेंगे कि हमारे ऑफिसेज या फिर शोरूम्स इस रीजन में हों, क्योंकि मैक्सिमम जो फुटफॉल होगा, पब्लिक का इनपुट आउटपुट होगा, वो इस रीजन में ज़रूर होगा। तो ये हमारा जो जोन 1 होगा, इसको बिल्कुल हमने नाम जो दिया गया है वो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, और इसको न्यूक्लियस माना गया है। अब अगर हम देखें इसी जोन 1 के बराबर जोन 2 डेवलप होगा। अब जब जोन 2 डेवलप होगा तो इसे एक टाइप से ट्रांजिशन जोन माना जाएगा। अब ये कैसे ट्रांजिशन जोन होगा, जैसे कि कुछ लोग जो जोन 1 में काम कर रहे होंगे, जैसे कुछ एम्प्लॉयड लोग होंगे, कुछ ऐसे टाइप के लोग जैसे कि ये कहा गया जैसे वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं, तो वो यहाँ पर क्या करेंगे, जोन 1 में तो उनके लिए रहना बहुत मुश्किल होगा, तो वो कहाँ पे रह के रहना शुरू करेंगे, जोन 2 में। अब यहाँ पर जो जोन 2 में लोग रहना शुरू करेंगे जिनकी इनकम बहुत अच्छी नहीं है, वो सब क्या करेंगे, जोन 2 में आके सर्वाइव करना शुरू करेंगे। अब जोन 1 में पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, जो लैंड की वैल्यू है वो भी बहुत एक्सट्रीम पे है, तो यहाँ पर हॉस्टल्स वगैरह भी नहीं मिलेंगे। तो सब ये सब डेवलप जो होंगे वो जोन 2 में होंगे। पेट्रोल पंप्स भी हमें कहाँ मिलेंगे, जोन 2 में मिलेंगे। यहीं पर हमें होटल्स भी मिलेंगे। यानी कि जोन 2 जो होगा थोड़ा जोन 1 के आउटर रीजन पे होगा। साथ ही साथ जोन 3 होगा। अब जो ये जोन 3 होगा, यहाँ पर लैंड काफ़ी ज़्यादा चीपर होगी जोन 1 के कंपैरिजन में। अब यहाँ पर जो हमारे लेबरर्स हैं जोन 3 में वो रहना शुरू कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लगने लगेंगी। अब इंडस्ट्रीज़ लगेंगी तो उनके लिए आसानी है जोन 1 में सप्लाई देने की। तो यहाँ पर जो वेल फ्लरिश्ड पीपल होंगे जो जोन 1 में रहा करते थे, तो उनको ऐसा लगने लगेगा कि अरे पॉपुलेशन बहुत हो गई है, यहाँ शोर बहुत है, हर समय इतना ज़्यादा बिजी रहता है सब कुछ, तो वो क्या करेंगे, अपने जो लैंड का उनको एक्सट्रीम वैल्यू मिल रही है उसे वो सेल आउट करेंगे और कहाँ जाके रहना शुरू कर देंगे, जोन 3 में। अब यहाँ पर जो जोन 3 में रहना शुरू करेंगे तो वो पहले क्या करेंगे, अपने इंडस्ट्रीज़ वगैरह को सेटअप करेंगे। तो जब जोन 3 आएगा तो यहाँ पर उनका डेवलपमेंट होना शुरू होगा, और जो जोन 4 डेवलप होगी, ये रीजन फिर वो अपने लिए एक रेजिडेंशियल्स के तौर पे डेवलप करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जोन 1, फिर जोन 2, जोन 3। जोन 3 चीपर लैंड एरिया होगा, जहाँ पर उनको जोन 1 से कंपैरेटिवली चीपर लैंड मिलेगी, तो इंडस्ट्रीज़ वगैरह लग जाएंगी। जोन 3 में कौन रहना शुरू करेगा, जो लेबरर्स वगैरह हैं, फ्लैट्स वगैरह बने हुए वहाँ पर दिखने लगेंगे, क्योंकि जो वहाँ पर ओल्ड बिल्डिंग्स होंगी, जो पहले लोग रह रहे होंगे बिल्कुल आउटर रीजन्स में, वो क्या करेंगे, उनको चेंज कर देंगे, फ्लैट्स में बना देंगे, तो लेबर्स वगैरह वहाँ पर आके रहने लग जाएगी। अब यहाँ वाला जो रीजन था जोन 3, इसमें इंडस्ट्रीज़ वगैरह लग गई, थोड़ा बहुत पॉल्यूशन वगैरह का प्रॉब्लम आएगा, तो जो लोग जोन 1 से अपनी लैंड वगैरह को सेल आउट करके आए थे वो कहाँ रहना शुरू करेंगे, जोन 4 में और जोन 5 में। तो अगर हम देखें तो कुछ लोग क्या करेंगे, जो जोन 4 में रहना शुरू करेंगे, उनका ये कहना होगा कि उनको एक हेल्दियर इन्वायरमेंट चाहिए। तो जोन 4 एक ऐसी जोन होगी जहाँ पर उनको ग्रीनरी मिलेगी, हेल्दी एयर मिलेगी, तो वहाँ पर वो सब लोग रहना शुरू कर देंगे। जो जोन 5 होगा ये बिल्कुल आउटर रीजन होगा। तो जो जोन 5 में बिल्कुल आउटर रीजन होगा तो यहाँ पर हमें कुछ फार्म लैंड्स मिलेंगे, डेयरी फार्मर्स मिलेंगे, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कुछ यहाँ पर कम्यूटर्स मिलेंगे जो डेली अप डाउन करेंगे हमारे जोन 1 तक। यानी कि बिल्कुल आउटर रीजन्स में कुछ लोग रहा करेंगे जो क्या करेंगे, सिर्फ जोन 1 तक जाया करेंगे, अपना कुछ डेली जो भी उनका जॉब होगा उसको किया और फिर वो वापस आ गए, और वो कहाँ रहेंगे, जोन 5 में। तो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की जो थ्योरी है वो हमें ये बता दी है
कि किसी भी सिटी का जो कोर होगा वो एक्सट्रीम कॉस्टली होगा, एक्सट्रीमली पॉपुलेटेड होगा, वहाँ पर मेनली कमर्शियल एक्टिविटीज़ होंगी। जोन 2, फिर जोन 2 में जो होगा वो एक टाइप से जो लेबर क्लास है, लो इनकम ग्रुप टाइप के लोग हैं वो वहाँ रहेंगे। फिर जोन 3 आएगा, इंडस्ट्रीज़ वगैरह का सेटअप, यानी कि सिटीज़ का एक्सपेंशन ऐसे होता चला जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया था व्हाट इज़ मेंट बाय CBD, तो वहाँ पर हम इस बात को पूरा बता सकते हैं कि कोर होगा एक सिटी का। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स में हम उनकी जोन्स को डिस्क्राइब करेंगे कि जोन 1 क्या कहता है, जोन 2 क्या कहता है, सारे के सारे कैरेक्टराइजेशन करेंगे और फाइनली अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ A.J. हर्बर्टसन टू द डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी। भूगोल के विकास में A.J. हर्बर्टसन के योगदान का वर्णन कीजिए। यह क्वेश्चन हमसे पूछा गया था यूपीपीएससी 2015 में। अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो A.J. हर्बर्टसन एक ब्रिटिश ज्योग्राफर हैं और ये कहेंगे कि ये यह सबसे पहले ज्योग्राफर हैं जिन्होंने वर्ल्ड को क्या किया, नेचुरल रीजन्स में डिवाइड किया। यानी कि जैसे डेजर्ट रीजन है, जैसे टेम्परेट रीजन है, जैसा ट्रॉपिकल रीजन है, तो जो नेचुरल रीजन्स की डिवीज़न है उनको उन्होंने सबसे पहले डिवाइड किया वर्ल्ड को, और इसी को जो उन्होंने अपना रिसर्च थी उसको बेस बनाया, और बेस बनाने में उन्होंने इस नेचुरल रीजन्स की बाउंड्रीज़ बनवाई। अब ये जो बाउंड्रीज़ थी ये पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ नहीं होंगी, ये फिज़िकल बाउंड्री, यानी कि एक पर्टिकुलर वेजिटेशन कहाँ तक रहेगी, तो जहाँ तक भी उसका एक्सपेंशन था बस वहीं तक माना, उसके बाद उसको फर्दर डिवाइड कर दिया। अब ये जो उन्होंने अपना फिज़िकल डिवीज़न किया, इस फिज़िकल डिवीज़न में उनके जो सबसे पहले बेस थे एक क्लाइमेट और वेजिटेशन। और ये बात आप सबको भी ज्योग्राफी इतना हर कोई जब आप पढ़ लेंगे, आप लोग इतना पढ़े हुए होंगे या आपने स्टडी किया होगा कि जो ज्योग्राफी है वो मेनली 2 ही फैक्टर पे वर्क करता है, एक क्लाइमेट और वेजिटेशन। तो जो क्लाइमेट है डायरेक्टली कहीं ना कहीं ये रिलेटेड होती है वेजिटेशन से, जैसा क्लाइमेट होगा वैसी वेजिटेशन होगी। तो जो ब्रिटिश ज्योग्राफर हैं A.J. हर्बर्टसन, उन्होंने ये बात कही कि जो डिवीज़न होगा वो काहे पे होगा, क्लाइमेट पे होगा और वेजिटेशन पे। अब अगर इनकी बात करें तो इन्होंने ये बताया जो लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन है, ठीक, हमें लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन में जैसे जो इस लैटिट्यूड्स पे हैं वो यहाँ पर हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ हमें सिमिलैरिटी सी दिखने को मिलती है, और इसीलिए उन्होंने क्या किया, जो एक ड्वेलिज्म का कंसेप्ट है, द्वैधता का, उसको उन्होंने नकारा और उसको क्रिटिसाइज़ किया। और ज्योग्राफी की स्टडी में उन्होंने बात की बिहेवियरलिज्म की, यानी कि बात की उन्होंने व्यावहारिकता की, यानी कि उनका ये कहना था कि किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन में अगर हम बात करें तो जो स्टडी करेगा ज्योग्राफिकल रीजन, या हम भूगोल के किसी परंपरागत अध्ययन की बात करते हैं, तो तथ्यात्मकता और तकनीकी ज्ञान उनका उपयोग हम कैसे करें। जैसे कि अगर हम बात करें किसी भी एक ज्योग्राफिकल रीजन की, तो जब हमने कुछ डेटा वगैरह वहाँ से निकाला, रिसोर्सेज हमें पता चले, तो हम क्या करेंगे, कुछ फैक्चुअल बेसिस पे और कुछ टेक्निक्स का हम यूज़ करके ये पता लगाएंगे कि वो जो रीजन है, जो हमें वहाँ पर रिसोर्सेज मिल रहे हैं, उनका हम यूज़ ह्यूमन बीइंग के लिए कैसे करें। तो यह बात बताने के लिए सबसे पहले किसने बात की, A.J. हर्बर्टसन ने, यानी कि इन्होंने किसकी बात की, व्यवहारिकता की, यानी कि जो भी रीजन में जो भी नेचुरल रीजन है, जैसे भी वहाँ पर रिसोर्सेज हैं, जो डेटाज वहाँ पे मिल रहे हैं, उनमें हम कैसे टेक्निक्स का यूज़ करें कि वो चीज़ ह्यूमन बीइंग्स के लिए साथ ही साथ फेवरेबल हो जाए। तो इसी के लिए कहा जाता है कि जो A.J. हर्बर्टसन हैं ये एक अग्रजनक हैं, यानी कि एक फोर रनर हमारे ज्योग्राफर हैं जिन्होंने बात की है बिहेवियरल ज्योग्राफी की। और जब इन्होंने ये अपना कंसेप्ट दे दिया, तो इस कंसेप्ट के बाद हमें तेज़ी से ये देखने को मिलने लगा कि जो हमारी स्टडी हो रही थी ज्योग्राफी में, उसमें भी कहीं ना कहीं बिहेवियरल स्टडी का एक कंसेप्ट सामने आने लगा। तो इन्होंने किसकी बात रखी थी, पहले जो और ज्योग्राफर्स थे जो बात कर रहे थे ड्वेलिज्म की, द्वैधता की, यानी कि सेकेंडरी रखा जा रहा था ह्यूमन बीइंग्स को,
तो उस सेकेंडरी को ना रख के इन्होंने बात की सबसे पहले बिहेवियरलिज्म की। तो जो बिहेवियरलिज्म है कैसे आगे चला, तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है वो एजे हर्बर्टसन ने किया। तो हम अपने इस क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इन्होंने यहाँ पर जो मैंने बात की डुअलिज्म को हटाना और किसकी बात को लेके आना, बिहेवियरलिज्म की। कैसे लेके आना कि जो रिसोर्सेज हैं जिनसे कि हम जैसे रीजन टू रीजन जब हम उनको इंस्पेक्ट करेंगे तो हम वहाँ से कुछ डेटा पाएंगे, हम कुछ रिसोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन पाएंगे, फिर कुछ टेक्निक्स का हम यूज़ करेंगे कि वहाँ का जो फिज़िकल रीजन है वो कैसे उस रीजन में रहने वाली जो पॉपुलेशन है उसके लिए वो बेनिफिशियल हो जाए। तो ये सारा डिस्क्रिप्शन हम अपने इस क्वेश्चन के आंसर में दे सकते हैं। तो यहाँ पर एजे हर्बर्टसन का एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल था जिसको मैंने डिस्कस किया। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया यूपीपीएससी 2015 में। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, नियो डिटर्मिनिज्म, नव निश्चयवाद। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया बीपीएससी 5659 2015 में। अब अगर हम इसकी बात करते हैं डिटर्मिनिज्म, यानी कि सबसे पहले डिटरमाइन करना, यानी कि किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को आप उसके बारे में सारे उसकी पावर्स को जान जाएं, सारे उसके बैक पॉइंट्स को जान जाएं, लूप होल्स को जान जाएं, यानी कि किसी की भी पर्सनैलिटी को आप डिटरमाइन कर दें और उस डिटरमाइन करने से ये पता चल जाएगा कि अब वो ना तो आगे जा सकता है और ना ही उसके पीछे जा सकता है। तो अगर हम बात करते हैं नियो डिटर्मिनिज्म की, इसको कहा जाता है स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। तो ये बात जो सबसे पहले कही, तो ये एक ज्योग्राफर हुए टेलर। तो उन्होंने ये कहा कि जो हमारी नेचर है ये कैसे वर्क करती है, एक ट्रैफिक पुलिसमैन की तरह। यानी कि ये जो है नेचर एक ट्रैफिक पुलिसमैन की तरह एक्ट करेगी और ये सिग्नल देती है। जैसे कि आप किसी भी एक पर्टिकुलर फिजिकल रीजन में जाएं, जैसे कि हर्बर्टसन के लिए हमने देखा कि उन्होंने बिहेवियरल ज्योग्राफी पे बात की। तो यहाँ पर वो ये कहेंगे कि आप किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन में जाते हैं और वहाँ के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं। तो जब आप अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेंगे तो धीरे धीरे नेचर क्या करने लगेगी, सिम्टम्स देने लगेगी। यानी कि वो आपको कहीं ना कहीं ये सिग्नल देगी कि आप रुक जाएं, स्टॉप। और अगर आपको ये लगता है कि सिग्नल हमें स्टॉप का मिल रहा है तो हमें रुकना चाहिए, फिर हमें सोचना चाहिए, यानी कि फिर हम उन रिसोर्सेज को कैसे बेस्ट मैनर में यूटिलाइज कर पाएँ कि जो हमारी फ्यूचर नीड्स हैं, प्रेजेंट नीड्स हैं, वो भी पूरी होती रहें और साथ ही साथ हमारे फ्यूचर पे भी इम्पेक्ट ना पड़े। तो फिर आप थिंक करें, और जब आप थिंक करने के बाद आपको उसके एक बेस्ट मैनर में आपको उसका सॉल्यूशन मिलता है तो आप क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको न्यू डिटर्मिनिज्म की जब हम बात करते हैं तो क्या कहा जाता है, स्टॉप एंड गो, यानी कि आप रुकिए, सोचिए और फिर जाइए। अब इसी बात पे अगर हम देखें न्यू डिटर्मिनिज्म में, तो जो हमारा टेम्परेट रीजन है वहाँ के बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ पर एक्सट्रीम अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन अगर हम ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाएं तो वहाँ पर हमें बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो ये जो हमें डिस्क्राइब किया जा रहा है किसी पर्टिकुलर रीजन में, डिटरमाइन किया जा रहा है, तो वो हम उसे कहाँ देखते हैं, नव निश्चयवाद। तो ये जो नव निश्चयवाद है, इस नव निश्चयवाद के बारे में ही जब हम बात करें तो ये कहता है कि जब कभी भी हमें ये सिग्नल मिले निगेटिव, या हमें नेचर ये कहे कि आपको रुकना है, तो आपको वहाँ पर रुकना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आप उससे आगे मूव करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक लॉन्ग टर्म के बाद ये एक ऑब्स्टैकल जनरेट करेगी आपके लिए, और जब ये ऑब्स्टैकल जनरेट करेगी तो डेफिनेटली उससे ह्यूमन सोसाइटी को एक ह्यूज लॉस होगा। तो न्यू डिटर्मिनिज्म में बात जो की गई है वो ये कि आपको जो नेचर है उसके सिग्नल्स को पहचानते रहना है। अब अगर हम देखें किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन की बात करें, जैसे पेट्रोलियम है वो फिनिश हो जाएगा, एग्रीकल्चर की प्रोड्यूस की बात करें तो वो भी क्या हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी, और इन्वायरमेंट जो है वो स्टेबल है, लेकिन जो हमारा डेवलपमेंट है टेक्निक्स का वो चेंज होता रहता है। यानी कि किसी भी चीज़ में कुछ चीज़ ऐसी हैं जो पर्टिकुलर स्टॉप हो गई या फिर वो एंड अप हो गई,
लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें फर्दर डेवलपमेंट्स किया जा सकता है और उसको यूटिलाइज किया जा सकता है। तो नियो डिटर्मिनिज्म में एक बहुत इजी सा क्वेश्चन, और बीपीएससी में मैंने ऐसा देखा है कि जो ज्योग्राफी का जो ट्रेंड है वो ईजीएस्ट ट्रेंड है, यानी कि ज्योग्राफी एक बीपीएससी में बहुत अच्छा ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे बन सकता है और इजी है। अब या तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा ज्योग्राफी ही सब्जेक्ट है तो मैंने उन सारी चीज़ों को स्टडी किया है तो इसलिए मुझे इजी लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि जो यूपी है, यूपीएससी है, इन सारे रीजन्स में, इन सारे एग्ज़ाम्स में अगर हम देखें तो जो बीपीएससी है वो इनसे फार मोर ईजियर है ज्योग्राफिकल ऑप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हमने बात की नियो डिटर्मिनिज्म। जब भी इस टाइप की अगर टर्मिनोलॉजीज की बात आए तो सबसे बेटर ये होगा कि पहले आप अपना वो ज्योग्राफर का नाम ज़रूर बताएं जिस भी ज्योग्राफर ने वो थॉट दिया है या फिर वो अपना कंसेप्ट दिया है। फिर उस कंसेप्ट में मेनली क्या बताया गया है आप उसको ब्रीफ करें तो ईजीली आप उस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। अब अगर हम बात करते हैं रिव्यू द कंसेप्ट्स ऑफ, यानी कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, रिव्यू द कंसेप्ट्स ऑफ डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म। निश्चयवाद एवं संभववाद की अवधारणाओं की समीक्षा कीजिए। तो देखिए बहुत आसान है, डिटर्मिनिज्म हमने पहले भी देखा कि डिटर्मिनिज्म क्या कहता है। डिटर्मिनिज्म की बात करें अगर तो सबसे पहले जो हमारा ह्यूमन बीइंग है वो एक नेचुरल, जिसे कहा जाए कि नेचुरल या फिर एक नेचर्स का ही स्पेशी है। अब अगर वो नेचुरल स्पेशी है तो वो क्या कर सकता है, नेचुरल और बायोटिक फीचर्स के बेसिस पे उसके अपना टेक्निकल जो उसकी इंफॉर्मेशन है उसको वो बढ़ा सकता है। अब अगर हम देखें जैसे कि यहाँ पे जो हमसे क्वेश्चन में बात की गई है डिटर्मिनिज्म के कंसेप्ट्स की, तो सबसे पहले जैसे हम देखें कि जो इन्वायरमेंट है वो तो स्टेबल है, यानी कि वो वहाँ पर मतलब ह्यूमन बीइंग के पर्सपेक्टिव में तो वो स्टेबल है। तो जो ह्यूमन बीइंग है वो अपनी टेक्निक्स के ऊपर रिलाई कर रहा है, जैसे जैसे फर्दर चेंजेस आते चले जा रहे हैं वो अपने आप को सर्वाइव कराता चला जा रहा है। तो ये जो उसकी लिमिटेशन है इसको डिटरमाइन जो किया गया है वही चीज़ एग्जैक्ट क्या कहलाती है, डिटर्मिनिज्म। अब डिटर्मिनिज्म यानी कि नियतिवाद, यानी कि अब जो मैंने आपसे बात पहले भी कही थी कि जो ह्यूमन बीइंग है वो एक नेचर का ही पार्ट है। अब जो वो नेचर का पार्ट है तो उसके अंदर ये कहा गया कि उसको एक नेचुरल और बायोटिक उसकी एक जो स्पेशलिटीज़ हैं उसका जो बेस है वो उसका टेक्निकल नॉलेज और स्किल है कि वो उसको क्या कर रही है, बार बार अपग्रेड कर रहा है और जिससे कि वो इन्वायरमेंट में क्या रहता है, सरवाइव कराता जा रहा है। तो ये जो पर्सपेक्टिव है डिटर्मिनिज्म में मिला। अब अगर हम देखें इस डिटर्मिनिज्म के भी पार्ट्स की बात करें अगर, तो सबसे पहले जो मैं बात करूंगा तो कल्चरल और सोशल की। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन की तरफ जाएं तो वहाँ पर आप देखिए अलग अलग संस्कृति के लोग भी एक ही रीजन में मिल जाएंगे। तो ये भी, पर जो दूसरी संस्कृति के लोग हैं वो किसी दूसरे से मिलेंगे नहीं, उनकी अपनी संस्कृति रहेगी और दूसरों की अपनी संस्कृति रहेगी। फिर अगर हम बात करते हैं तो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले डार्विन का इम्पैक्ट पड़ता है इन्वायरमेंटल के ऊपर, या फिर इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म या फिर पर्यावरण के नियतिवाद पे। तो यहाँ पर वो ये कहता है कि मनुष्य का जो कार्य है वो प्रकृति द्वारा निर्धारित है, मनुष्य प्रकृति की ही उपज है और मनुष्य ही किस सीमा तक मनुष्य की जो सीमा है वो एक सीमा तय कर दी गई है कि उससे ज़्यादा मनुष्य वो कार्य नहीं कर सकता। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो डिटरमाइन करा जा रहा है ह्यूमन बीइंग को इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से। अब आप देखिए जैसे किसी एक पहाड़ के रीजन में जाएं तो वहाँ पर जो पब्लिक होगी, जो ह्यूमन बीइंग्स होंगे वो ज़्यादा केपेबल होंगे वर्क करने के, उनको हार्श कंडीशंस में ज़्यादा रहना, सर्वाइवल कराना आसान होगा। लेकिन अगर हम प्लेन रीजन्स के, अगर किसी माउंटेनियस रीजन पे जाएं तो वहाँ पर इस तरीके की प्रॉब्लम आएगी कि हम लोग वहाँ पर इतनी आसानी से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अब अगर हम प्लेन रीजन्स की तरफ आ जाएं तो देखेंगे कि यहाँ पर जो भी मनुष्य मिलेंगे आपको वो बहुत अधिक
हार्ड वर्क के लिए केपेबल नहीं होंगे, सक्रिय भी होंगे और लचीले भी स्वभाव में होंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें किससे मिलती हैं? प्रभावित होकर इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में। बिल्कुल ऐसे। और जो ये बात इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की बात की गई है, ये हटिंगटन है, उन्होंने ये बात बताई। फिर पर्टिकुलर बात करें अगर हम, तो साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म। साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म यानी कि वैज्ञानिक नियतिवाद। जो सबसे इंपॉर्टेंट ज्योग्राफर्स हैं जिन्होंने इसके ऊपर बात की, तो उसमें एक नाम है रेटजेल, और एक नाम आएगा रिटर। ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट ज्योग्राफर्स हैं जिन्होंने साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म की बात की है। जैसे किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन में जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, उन ह्यूमन बीइंग्स के बारे में ये कहा गया कि वो अपने आसपास के एटमॉस्फेयर से इंस्पायर्ड होंगे। जैसे अगर कहीं पे इनोवेशन का ज़्यादा एटमॉस्फेयर होगा तो वहाँ वाले रीजन में इनोवेशन ज़्यादा मिलेंगे। कहीं पर इन्वेंशंस का ज़्यादा बिहेवियर होगा या एटमॉस्फेयर होगा तो वहाँ वाले रीजन में आपको या उस कंट्रीज़ में इन्वेंशंस ज़्यादा होते हुए मिलेंगे। कहीं नोबेल प्राइज़ को जीतने की बात आएगी तो कहीं हॉकी के प्लेयर, तो कहीं क्रिकेट के प्लेयर। मतलब ये रीजन टू रीजन जो डेवलपमेंट होगा साइंटिफिक टेम्पर वो अलग होगा। कहीं पर हम बात करेंगे इन्वेंशंस की, तो कहीं पर हम बात करेंगे नोबेल प्राइज़ की, तो कहीं पर हम बात करेंगे कुछ हमारे जैसे मिसाइल्स हैं, टेलीकम्युनिकेशंस हैं। तो इन सब में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो उस रीजन का एटमॉस्फेयर, वहाँ पर कैसा एटमॉस्फेयर है और कैसे वहाँ की पब्लिक ने अपने आप को डिटरमाइन कराया। लास्टली अगर हम देखें तो एक सबसे पहले हमारे पास पॉसिबिलिज्म, यानी कि पॉसिबिलिज्म सबसे संभव, यानी कि ये सीधा सीधा हमें एक ही नाम बता रहा है, पॉसिबल। यानी कि धरती पर बहुत सारी संभावनाएं हैं और यह मनुष्य के ऊपर है कि वो जीवन कैसे जिएगा। तो ये बात कहाँ पे बताई गई है कि इस कंसेप्ट में संभववाद, यानी कि पूरी की पूरी जो अर्थ है वो टोटली फ्री है और वो ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कैसे अपनी लाइफ को आगे डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पर एक बात और कही गई है कि जो नेचर है वो कौन होगी? मार्गदर्शक, यानी कि वो बताएगी कि कैसे कैसे आप रास्तों पे चल सकते हैं। लेकिन जो ह्यूमन बीइंग है वो कैसा होगा? एक मेन पार्ट होगा और सारी की सारी जो कहा जाए कि आइडियोलॉजीज़, थॉट्स, टेक्निक्स वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगी? ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर। नेचर सिर्फ उसको रास्ता दिखाएगी। इसी के ऊपर अगर हम बात करें पॉसिबिलिज्म के ऊपर, तो यहाँ पर एक ज्योग्राफर हैं विडाल डी ला ब्लॉश। तो उन्होंने ये कहा कि जिस स्थान की जैसी संस्कृति होगी उस स्थान की वैसी ही संभावनाएं होंगी। यानी कि अगर मैंने जैसे आपको साइंटिफिक टेम्पर के बारे में बताया कि जो साइंटिफिक टेम्पर है रीजन टू रीजन अलग होता है, यानी कि जो आसपास में जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो अपने आसपास जैसा देखते हैं फिर वो वैसे ही वर्क करने के लिए अपने आप को केपेबल बनाते हैं। तो ये बात हमें बताया गया साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म। तो मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स के डिटर्मिनिज्म बताए, यानी कि नियतिवाद, कौन से ज्योग्राफर्स हैं जो उससे रिलेटेड हैं उनको हमने डिस्क्राइब किया और फिर देखा पॉसिबिलिज्म। तो ये एक कुछ इजी क्वेश्चन था जिसमें हमसे डायरेक्टली डेफिनेशंस और कुछ डिस्क्रिप्शंस को ही पूछा गया था। एग्जाम्पल जो मैंने दिए बस वो थोड़े अलग थे। तो आप एग्जाम्पल ये देखिए कि जितने बिहेवियरल में हों, जो बेस्ट हों उनको आप दें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ ज्योग्राफर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ रेडिकल ज्योग्राफी। रेडिकल भूगोल के विकास में भूगोलवेत्ताओं के योगदान की विवेचना कीजिए। तो अगर हम बात करते हैं रेडिकल ज्योग्राफी, यानी कि रेडिकल ज्योग्राफी की अगर हम देखें तो जैसे मार्क्सिज्म, एक नाम आता है कार्ल मार्क्स का। तो जब कार्ल मार्क्स आए तो इन्होंने बात की कि जो हमारे लेबर क्लास हैं उनका कैसे एक्सप्लॉइटेशन होता है, कैसे जो कैपिटलिस्ट हैं वो अपने कैपिटल के बिहाफ पे अपने प्रॉफिट को अर्न करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उनका एक ही इंटेंशन होता है कि प्रॉफिट को अर्न किया जाए। तो अब ऐसे ही जब मार्क्सिज्म आया तो मार्क्सिज्म के बाद जो ज्योग्राफर या ये कहा गया कि जो ज्योग्राफिकल थॉट था, जो चिंतन था, उसमें भी चेंजेस आए। अब उसमें जो ये चेंजेस आए तो इसी को हम लोग
देखते हैं रेडिकल ज्योग्राफी के तौर पे, जिसमें जो भी हमारे जो ये कहा गया कि जो सोशल इविल्स थे और जिनको सोसाइटी में जोग्राफर्स में इंक्लूड किया जा रहा था, ये जोग्राफर्स उसको इंक्लूड कर रहे थे, इन्होंने उसको या रेडिकलिज्म ने उसको अपोज किया। जैसे सबसे पहले हम देखें तो साम्राज्यवाद का एक मुद्दा, इंपीरियलिज्म। एक टेरिटरी चाहती थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी टेरिटरी को कैप्चर करे और वहाँ से उसके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करे और उससे वो अपना बेनिफिट को अर्न करे। तो ये सारी सिचुएशन जो थी रेडिकल ज्योग्राफी के अंदर आने के बाद इन सारे थॉट्स को अपोज किया गया। ऐसे ही जो कंडीशन थी महिलाओं की, वो भी बहुत अच्छी नहीं थी। उन मुद्दों को भी उठाया गया कि कैसे किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन की ज्योग्राफी में जो वुमेन्स हैं उनका रोल हो सकता है, कैसे उस पर्टिकुलर रीजन की जो ज्योग्राफी है उसमें जो महिलाएं हैं वो कैसे रोल प्ले कर सकती हैं उस पर्टिकुलर रीजन में संपन्नता लाने में। तो ऐसे ही जो रेडिकलिज्म आया, जो रेडिकल ज्योग्राफी जिसको हम लोग देखते हैं, तो इसने सबसे पहले मात्रात्मक क्रांति, यानी कि जो मात्रात्मक क्रांति, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लॉइट करना और उनसे रिसोर्सेज से बेनिफिट को लेना, इसको अपोज किया। तो जो सबसे बड़ा रेडिकल ज्योग्राफी का एक हमें पॉइंट देखने को मिलता है वो ये कि इसने क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन को क्या किया, अपोज किया। वो इसलिए अपोज किया, रेडिकल जो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन है वो ये कहता है कि जैसे किसी एक पर्टिकुलर रीजन में कोयला है तो उसे खूब निकालो, तो अब सारा इंटेंशन पूरे वर्ल्ड का उसी रीजन में आ जाएगा। अब जो और रीजन है जहाँ पर रिसोर्सेज की कमी है, उन रीजन्स में कहीं ना कहीं पिछड़ापन आ जाएगा, बैकवर्डनेस आ जाएगी। तो जो रेडिकल ज्योग्राफी है इसीलिए उसने क्या किया, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन को अपोज किया। और इनका ये कहना है, जो रेडिकल ज्योग्राफर्स हुए हैं उन्होंने फिर इस बात को कहा कि जो अपना कंसेप्ट था उस कंसेप्ट में ये कहा कि जो बेनिफिट की अवधारणा है, यानी कि जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न करने की बात हो रही है, उससे आगे बढ़ा जाए और किसकी बात की जाए, ह्यूमन वेलफेयर की, यानी कि मानव कल्याण की बात की जाए। तो जो साम्राज्यवाद का विरोध किया है रेडिकल ज्योग्राफी में, सबसे पहले एक नाम आता है जेम्स लॉट का, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफर है जिन्होंने इसको अपोज किया। तो ये सब हमें जो रेडिकल ज्योग्राफी है उसी में ही हमें ये चेंजेस देखने को मिलते हैं कि जो पहले निगेटिविटी थी, कैसी थी निगेटिविटी और उसको कैसे पॉजिटिविटी में लेके आए। तो इसके बीच में जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट नाम आता है वो आता है कार्ल मार्क्स का। और कार्ल मार्क्स के बाद में ही जो जियोलॉजिकल थॉट है, जो हमारा भौगोलिक चिंतन है, उसमें भी चेंजेस मिले। और जो ये चेंजेस मिले हमें देखने को, ये कहाँ से शुरू होते हैं, रेडिकल ज्योग्राफी से। और कैसे मिलते हैं ये सब मैंने आपको बताए। ऐसे ही अगर मैं बात करूं रेडिकलिज्म में, तो एक नाम आएगा मैकजी। तो ये भी वो हैं जिन्होंने साम्राज्यवाद और कुछ रेडिकल ज्योग्राफी की बात की है। तो ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10 हमसे पूछा गया था यूपीएससी 2014 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्कस सेंट्रल प्लेस थ्योरी प्रोपाउंडेड बाय वॉल्टर क्रिस्टॉलर। वॉल्टर क्रिस्टॉलर द्वारा प्रतिपादित केंद्रीय स्थल सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये जो हमारी थ्योरी है ये हमारी बात करती है सेटलमेंट की। तो जो सेटलमेंट है यानी कि जो हमारी बस्तियां हैं उनका कैसे इवोल्यूशन होगा और कैसे वो स्पेस आउट, मतलब वो कैसे कैसे बढ़ती चली जाएंगी। तो अगर हम इनकी बात करते हैं जो सेटलमेंट्स हैं, तो जो ये थ्योरी है इसके अंदर मेनली दो संकल्पनाएं हैं, यानी कि दो हाइपोथेसिस हैं जिसके आधार पर जो हमारा वॉल्टर क्रिस्टॉलर है उसने अपनी थ्योरी दी। तो सबसे पहले एक उसने जो बात की है वो प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन की, षटकोणीय प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन, षटकोणीय। फिर ऐसे ही एक उसने बात की है प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की, यानी कि पदानुक्रमिक, 1 फिर 2 3 4। तो यहाँ पर जो बात की गई है वो वॉल्टर क्रिस्टॉलर ने अपने जो बस्तियाँ हैं उनके पैटर्न्स को, उनके सेटलमेंट्स की बात की है। अब अगर हम बात करें वॉल्टर क्रिस्टॉलर की, तो ये बात आप देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीएससी 2016 में, और पिछले 4 to 6 ईयर्स के पेपर्स में अगर मैं देखूं तो यूपी की बात अगर मैं करूं तो 6 ईयर्स के पेपर में 4 टाइम्स ये थ्योरी पूछी गई है। तो
आप, जैसा कि मैं आपसे थॉट में हर बार किसी ना किसी थॉट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन को मैंने आपसे ज़रूर कहा है कि आप हाइड्रोस्फीयर में हैं तो उसमें कौन से थॉट हैं, जो हमारे जियोलॉजी के हैं तो उसमें कौन से थॉट हैं, आप प्रिपेयर करिए। तो ऐसे ही जब हम जियोलॉजिकल थॉट की बात करते हैं तो हम वॉल्टर क्लिस्टॉलर को एक बहुत इंपॉर्टेंट जियोग्राफर के तौर पे मानते हैं। तो जो अपनी थ्योरी दी है उन्होंने, वो प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की और प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन के बेस पे दी। जो ये थ्योरी है, इनके अंदर उन्होंने 6 कंसेप्ट्स को सबसे मेन माना, यानी कि उसके आधार पर ही इन्होंने अपनी पूरी थ्योरी को डिराइव किया। तो एक सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ सेंट्रल प्लेस, जिसके नाम से ही ये थ्योरी है। कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एरिया, जैसे कि एक कोई सेंट्रल प्लेस होगी, उसके आसपास फिर कोई कॉम्प्लीमेंट्री एरिया होगा, यानी कि कोई हमें सेटलमेंट्स यहाँ मिलेंगे। फिर ऐसे ही थोड़ा आगे सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि कोई भी एक पर्टिकुलर प्लेस है तो उस रीजन का कितने रीजन तक जो वस्तुएं हैं और सेवाएं हैं वो उपभोग की जा रही हैं। रेंज ऑफ गुड्स, यानी कि उसकी जो गुड्स हैं उनकी कहाँ तक मांग आ रही है। कंसेप्ट ऑफ थ्रेशहोल्ड और कंसेप्ट ऑफ सेंट्रलिटी। तो यहाँ पर जो बात की वॉल्टर क्रिस्टॉलर ने, वो उन्होंने ये बताया कि कैसे जो हमारे बस्तियाँ हैं, कैसे एक पर्टिकुलर सेंट्रल प्लेस के ऊपर वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट रहती हैं। तो जो ये इनका पैटर्न था, फिर जो ये पैटर्न होगा तो उसमें एक सबसे पहले उन्होंने नाम दिया मार्केटिंग प्रिंसिपल का। मार्केटिंग प्रिंसिपल यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे k = 3, ये जो वैल्यू है उनकी वो k = 3 है मार्केटिंग प्रिंसिपल में। ठीक, तो यहाँ पर वो ये कहेगा कि कोई भी एक सेंट्रल प्लेस पहले क्या करेगी, 3 बस्तियों को सहारा देगी या फिर उनके ऊपर 3 बस्तियों तक वहाँ पर उसकी अप्रोच रहेगी। तो जो इनकी जो सीरीज़ बनेगी 3 बस्तियों की, तो वो कुछ ऐसे 1 2 6 18, यानी कि यहाँ से अगर हम देखें 3, फिर यहाँ से अगर हम देखें तो ये 2 3 6, 6 3 18, 18 3 54, यानी कि जो सेंट्रल प्लेस है, तो सेंट्रल प्लेस इसके आसपास का रीजन। ठीक, तो यहाँ पर कोई एक बस्ती, फिर 2 बस्तियाँ यहाँ कहीं पर, फिर ऐसे ही ये मिलके 6 बस्तियों को यहाँ पर हम उनको इंक्लूड कर लेंगे, तो ये मल्टीपल्स में बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर जो उन्होंने पहली बात की है मार्केटिंग प्रिंसिपल में, वो k = 3 की। फिर ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल की, यानी कि ट्रांसपोर्ट का ये कि कहाँ तक उनका जुड़ाव होगा, यानी कि जो सेंट्रल प्लेस है उसके आसपास के रीजन में जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं वो कैसी हैं, और इन्हीं से ही डिपेंड करेगा कि सेंट्रल प्लेस जो है वो कैसे उन सारी की सारी सेटलमेंट्स को सेवाएं दे रही है। तो यहाँ पर जो उनका ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल है, इन्होंने माना है k = 4, जैसे कि 1 2 2 4 8, ये सेंट्रल प्लेस। 8 के बाद अगर फिर आगे चलें अगर, तो यहाँ पर देखेंगे जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल की, तो k = 4। जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर सेंट्रल प्लेस है, तो अगर हम सेंट्रल प्लेस को देखें, इस सेंट्रल प्लेस में जो हमारी कनेक्टिविटी है वो अच्छी होगी पर्टिकुलर सेटलमेंट से। तो जैसे कि ये सारे सेटलमेंट्स हैं अलग अलग रीजन में, तो जब ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल उसका ये कहता है कि जब यहाँ पर वेल कनेक्टिविटी होगी सेटलमेंट से, तो एक सेंट्रल प्लेस k की वैल्यू 4 को देगी, यानी कि हर लेवल पे वो 4 टाइम्स सेटलमेंट्स इंक्रीज होते चले जाएंगे। सबसे पहले जैसे हम देखें सेंट्रल प्लेस, फिर वही 1 2 के बाद 4 8 सेटलमेंट, फिर 32 सेटलमेंट्स, यानी कि 8 4 32, फिर 32 4 128, ऐसे इंक्रीज होती चली जाएगी। एक सेंट्रल प्लेस 4 टाइम्स सेटलमेंट्स को अपनी ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी के मैनर से जोड़ती चली जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव की बात कर लें अगर हम, तो वहाँ पर k की वैल्यू हम कितनी रखते हैं, मतलब जो क्रिस्टॉलर ने रखी है वो k की वैल्यू 7 रखी है। यानी कि सबसे पहले एक सेंट्रल प्लेस 6 सेटलमेंट, तो 6 and 1 7, 7 7 फिर अगर हम आगे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर जो 6 सेटलमेंट्स थे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, तो 6 7
42, फिर आगे इंक्रीज कर देंगे 42 7 जा 294। तो ऐसे ये हमारा वॉल्टर क्रिस्टॉलर ने एक पैटर्न दिया अपना सेंट्रल प्लेस थ्योरी में, और उसका जो पैटर्न था वो 3 प्रिंसिपल्स के ऊपर था। एक मार्केटिंग प्रिंसिपल के ऊपर, एक जो बात की गई है वो ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल के ऊपर, और एक बात की गई है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल के ऊपर। तो के की वैल्यू 3, के की वैल्यू 4, के की वैल्यू 7, तो यहाँ पर आप अपनी वैल्यू रख के इस पूरे के पूरे डेरिवेशन को वहाँ पर दिखा सकते हैं। तो ट्रेंड्स जो वॉल्टर क्रिस्टॉलर का था वो प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की और प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन के ऊपर अपनी थ्योरी पे बेस्ड था। तो ये हमने देखा क्वेश्चन नंबर 11 जो कि हमसे पूछा गया था यूपी पीएससी 2016 में। अब अगर हम बात करें तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, डिस्कस द मेजर चेंजिंग ट्रेंड्स ऑफ ज्योग्राफी गिवन बाय टी.डब्ल्यू. फ्रीमैन। टी.डब्ल्यू. फ्रीमैन द्वारा प्रदत्त भूगोल की प्रमुख बदलती हुई प्रवृत्तियों को समझाइए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो मैंने यूपी पीएससी में कई बार इसको पूछता हुआ देखा है। तो जो टी.डब्ल्यू. फ्रीमैन हैं इन्होंने अपनी एक बुक दी 100 ईयर्स ऑफ ज्योग्राफी, और यहाँ पर उन्होंने जो मेजर चेंजिंग ट्रेंड्स थे ज्योग्राफी के 1861 टू 1961 वो अपने दिए, और इन्होंने ये कहा कि जो ज्योग्राफी है उसका डेवलपमेंट 6 मेजर ट्रेंड्स में हुआ है। तो जैसे जैसे एक उन्होंने जो ट्रेंड की बात की वो नॉलेज बेस्ड ट्रेंड की, यानी कि जैसे जैसे नॉलेज ज्योग्राफर्स को या पीपल को आती चली गई वैसे वैसे ज्योग्राफी में चेंज आता चला गया। तो इस ट्रेंड को नाम रखा नॉलेज बेस्ड ट्रेंड या फिर ज्ञान कोशीय प्रवृत्ति। अगर हम बात करते हैं सेकंड ट्रेंड की, तो सेकंड ट्रेंड का नाम दिया उन्होंने एजुकेशन ट्रेंड यानी कि शिक्षा प्रवृत्ति। और इस प्रवृत्ति की बात करें तो इसी से ही जुड़ा है हमारा रिटर। थर्ड की बात करते हैं तो कॉलोनियलाइजेशन ट्रेंड यानी कि औपनिवेशिक काल। अगर आप देखें तो ये वही पीरियड चल रहा है जहाँ पर यूरोपियंस ने अपने सेटलमेंट्स को वर्ल्ड के डिफरेंट रीजन्स में ले जाकर डेवलप किया और बसाया। अगर हम बात करते हैं फोर्थ ट्रेंड की तो सामान्यकरण जनरल ट्रेंड, यहीं पर जनरल ट्रेंड में बात की हर्बर्टसन ने और हंटिंगटन ने। फिर अगर हम बात करें तो जो पॉलिटिकल ट्रेंड है, ये जो पॉलिटिकल ट्रेंड है ये हमारे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद डेवलप हुआ। इसके जो सपोर्ट में थे तो वो रेड्जल और मैकेंडर। और पॉलिटिकल ट्रेंड में यानी कि वर्ल्ड की ज्योग्राफी में बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिले। जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज थी वो डिफरेंट होती चली गई। तो लास्ट ट्रेंड की अगर हम बात करें तो स्पेशलाइजेशन, यानी कि जो ह्यूमन बींग्स थे उनको एक पर्टिकुलर रीजन में स्पेशलाइजेशन मिलने लगा। तो स्पेशलाइजेशन मिलने लगा तो वहीं पे ही रिसर्चेस आगे फॉरवर्ड होती चली गई। तो जो टी.डब्ल्यू. फ्रीमैन हैं उन्होंने अपनी बुक से किन किन ट्रेंड्स के बारे में बात की तो ये हमने देखा। तो ये हम अपने क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन में दे सकते हैं। फिर अगर हम बात करें जो हमारे प्रेजेंट चेंजिंग की बात करें तो जो हमारा प्रेजेंट में ज्योग्राफी का ट्रेंड है वो टी.डब्ल्यू. फ्रीमैन के स्पेशलाइजेशन ट्रेंड से ही इंस्पायर्ड है। और जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं जैसे कि क्लाइमेट, वेजिटेशन, नेचुरल रिसोर्सेज, तो यहाँ पर अगर हम देखें जो ये हमारे फीचर्स हैं जैसे वेजिटेशन है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनकी क्या ट्रेंड है किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन में तो हम उसको स्टडी करते हैं। तो पहले हम एक पर्टिकुलर रीजन में एक पर्टिकुलर फैक्टर को स्टडी करते हैं। तो जैसे हम सिर्फ एक हम बात अगर करें तो डेजर्ट रीजन की, तो डेजर्ट रीजन में कैसी वेजिटेशन, कैसी क्लाइमेट, फिर वहाँ पर कैसे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर वहाँ पर जो पॉपुलेशन है उस पर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके ऊपर हम स्टडी करते हैं। यानी कि स्टेप टू स्टेप, रीजन टू रीजन, फैक्टर टू फैक्टर स्टडी करते हैं। तो जो मेजर ट्रेंड प्रेजेंट टाइम में चल रहा है वो ट्रेंड ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जो हमसे पूछा गया यूपीपीएससी 2016 में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, इलैबोरेट द कंसेप्ट ऑफ मेंटल मैप। मानसिक मानचित्र की संकल्पना को विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए।
देखिए मेंटल मैप से रिलेटेड मैंने पीछे भी एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया था 2015 में जो पूछा गया था। अगर हम यहाँ पर अब देखें जो कंसेप्ट है मेंटल मैप का, इसको हम पार्ट मानते हैं बिहेवियरलिज्म की। मैं अगर अपना भी व्यू दूं तो मैं आज भी प्रेजेंट टाइम पे बिहेवियरलिज्म का जो ज्योग्राफिकल कंसेप्ट है मैं उसी को फेवर करूंगा, क्योंकि जो हमारी वर्ल्ड है इसने डेफिनेटली चैलेंजेस को नेचर के एक्सेप्ट किया और नेचर ने जैसा जैसा इसको पाथ दिया इसने फॉलो किया। तो जो बिहेवियरलिज्म है और ज्योग्राफिकल ग्रोथ स्टडी की भी बिहेवियरलिज्म के बाद सबसे ज़्यादा तेज़ आई। तो बिहेवियरलिज्म एक पॉजिटिव अप्रोच है। तो जो हमारा बिहेवियरलिज्म है उसी के कंसेप्ट में मेंटल मैप आता है। अब बिहेवियरलिज्म में जो मेंटल मैप है वो हमसे ये कहता है कि जहाँ पर हम किसी भी एक आइडिया को स्ट्रक्चरलाइज्ड करते हैं और अपने माइंड में एक इमेजिनरी मैप्स को बनाते हैं, तो वो जो चीज़ है उसको जब हम स्टडी करेंगे तो उसे हम कहेंगे ज्योग्राफर्स। अब जैसे देखें, अगर मैं पर्सन टू पर्सन की बात करूं, जैसे कोई एक इंडस्ट्रियलिस्ट है तो वो किसी एक पर्टिकुलर रीजन पे जाएगा तो वहाँ पर अगर वो देखेगा कि उसके जो इंडस्ट्री है उसके लिए उसको रॉ मटेरियल वहाँ पर इजीली अवेलेबल है, तो वो अपने माइंड में एक इमेज क्रिएट करना शुरू करेगा कि कैसे वो इंडस्ट्री लगाएगा, कहाँ पर वो इंडस्ट्री होनी चाहिए, कैसे उसको रॉ मटेरियल सप्लाई होगा, कौन लोग उसे सप्लाई देंगे, कैसे वो फिनिश गुड कंप्लीट करेगा, कैसे वो मार्केट तक लेके जाएगा। तो इसके लिए वो अपने माइंड में एक पर्सपेक्टिव को डेवलप करेगा। बिल्कुल सेम हो सकता है कोई फार्मर वहाँ जाए और उस रीजन में देखेगा तो वो कहेगा अरे यहाँ पर तो कोई ख़ास, या ये कहा जाए कि वीट का प्रोडक्शन का रीजन नहीं है, तो यहाँ पर तो वीट के लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसे कोई राइस के लिए फ़ायदा नहीं होगा, तो उसका व्यू अपना अलग होगा। कोई पॉलिटिशियन जाएगा तो वहाँ पर उस रीजन में अलग थिंक करेगा, कोई फुटबॉलर जाएगा तो वो अलग सोचेगा। तो हर किसी के माइंड में एक पर्टिकुलर रीजन को लेके एक पर्सपेक्टिव डेवलप होगा। जो ये पर्सपेक्टिव डेवलप होते हैं इसी को माइंड मैप से ही उतारा जाता है। तो ये जो मेंटल मैप का कंसेप्ट है ये ह्यूमन माइंड में बनता है एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद, और जो कि ह्यूमन की एक्टिविटीज़ पर बेस करता है। जैसे पर्टिकुलर रीजन में कैसे वहाँ पर ह्यूमन बीइंग्स रहते आ रहे हैं, फिर वो फ्यूचर में क्या उनका एक ट्रेंड होगा। तो ये जो पूरी अप्रोच है उनकी, इसे बताया जाता है, या फिर हम इसे मेंटल मैप से स्टडी करते हैं। तो ये पूरा एक कंसेप्ट था मेंटल मैप का जो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जो मैंने देखा कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले एक्सप्लेन द नेसेसरी कंडीशंस ऑफ टेक ऑफ एंड सब्सिक्वेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन एज प्रोपाउंडेड बाय रोस्टोव। रोस्टोव द्वारा प्रतिपादित एक राष्ट्र के विकास की उत्प्रस्थान और अनुवर्ती अवस्थाओं की आवश्यक शर्तों की व्याख्या कीजिए। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो जो रोस्टोव है इन्होंने स्टेजेस ऑफ ग्रोथ दी। तो जो स्टेजेस ऑफ ग्रोथ दी तो उन्होंने कहा कि जो हर सोसाइटी है वो 5 स्टेजेस से होकर गुजरती है और फिर उसको अचीव होता है एक सामाजिक आर्थिक विकास। तो जो ये 5 स्टेजेस हैं, तो सबसे पहले इस 5 स्टेजेस, जैसे मैंने एक डिस्क्रिप्शन दिया आपको एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए या पर्टिकुलर रीजन में कैसे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएंगे, तो इसके ऊपर बात किसने की है? रोस्टोव ने। तो जो इनकी स्टेजेस हैं, तो सबसे पहले स्टेज 1। तो इस स्टेज 1 में उसने कहा कि कोई भी एक सोसाइटी जो होगी वो ट्रेडिशनल सोसाइटी होगी। अब ट्रेडिशनल सोसाइटी में कुछ हम ऐसे कह सकते हैं जैसे एग्रीकल्चर से जो पीछे की कंडीशंस हैं, जहाँ पर मनुष्य एक घुमंतू है या फिर वहाँ पर वो घूम घूम कर अपने लिए कुछ खाने पीने की वस्तुओं को इकट्ठा करता है, फिर धीरे धीरे वो एक जगह पर रुकना शुरू होगा और फिर कैसे कैसे वहाँ पर वो अपने लिए जो फूड स्टफ है उसको वो ग्रो करेगा। तो ये कुछ हमारी स्टेज 1 में बताया गया। फिर हम स्टेज 2 की बात करें अगर, तो स्टेज 2 में उसका ये कहना कि जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ होगी वो हमें देखने को मिलेगी, और एग्रीकल्चर ग्रोथ में कुछ इस टाइप से मिलेगी कि जैसे पहले हमारे पास हल लकड़ी का
फिर लकड़ी से लोहे का, लोहे से फिर ट्रैक्टर का, तो हमें चेंजेस दिखने लगेंगे सोसाइटी में। फिर ऐसे ही इंडस्ट्रीज़ में भी, जैसे पहले एक हमारे पास कोई मैनुअल प्लांट होगा, फिर धीरे धीरे वो मैनुअल प्लांट चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक प्लांट में। तो इस टाइप के जो डिफरेंट चेंजेस आएंगे, इस चेंजेस को रोस्टोव ने अपने स्टेज नंबर 2 में दिया। जब स्टेज 2 हो जाएगा, फिर वो सोसाइटी जाएगी, टेक ऑफ करेगी स्टेज 3 में, और यहाँ पर बात होना शुरू होगी सस्टेनेबल या फिर धारणीय विकास की। यहाँ पर जो नई इंडस्ट्रीज़ हैं वो ग्रो करेंगी, और नई इंडस्ट्रीज जो ग्रो करेंगी वो मेनली काहे से जुड़ी होंगी? एग्रीकल्चर से, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स जो हैं वो वर्क करने लगेंगे। तो ये ऐसा कुछ रोस्टोव ने अपना स्टेज 3 में दिया। फिर उन्होंने कहा स्टेज 4। जब स्टेज 4 आएगी तो ये मैच्योरिटी की तरफ जाएगा, यानी कि अब मैच्योरिटी में ये कि जो इम्पोर्ट्स हैं वो मिनिमम होने लगेंगे और इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा। और इन्वेस्टमेंट ये कि जैसे जैसे अर्निंग बढ़ेगी वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगेंगे। तो ये स्टेज 4 पे जाएगा। फिर ऐसे ही स्टेज 5 पे जाएगा, यानी कि एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन, जहाँ पर हर सिटीज़न बेस्ट से बेस्ट जो अवेलेबल गुड्स हैं, कंफर्ट की, लग्जरी की, वो उसको अटेन करने लगेंगे। तो ये स्टेज 5 होगी। तो अब यहाँ से हम किसी भी एक सोसाइटी की स्टेज को देख सकते हैं कि वो किस स्टेज में जा रही है, और जिस स्टेज से वो जा रही होगी या फिर वो उस स्टेज 5 पे पहुँच रही होगी, तो फिर वहाँ से ये पता चलेगा कि ये एक टोटली डेवलप्ड जो हमारा रीजन है या कंट्री है वो पहुँच जाएगी। तो सेटलमेंट कहाँ से स्टार्ट होगा? स्टेज 1 से, और कहाँ पे चला जाएगा? स्टेज 5 पे। तो जो वेरियस स्टेजेस थी रोस्टोव की वो मैंने पूरी डिस्क्राइब की, तो आप इसमें पूरे आंसर में इसको दे सकते हैं। तो जैसे कि अगर मैं आपसे वर्ड्स की भी बात करूं तो यहाँ पर जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो 125 वर्ड्स में पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो 250 वर्ड्स में पूछे गए हैं। तो जो क्वेश्चंस की जैसा एक्सप्लेनेशन के लिए बात की गई है, आप उसको, मैं इतना ब्रीफ में तो उन वर्ड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि कैसे आप चीज़ों को लिंक अप कर सकते हैं, कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं और कैसे व्यू दे सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14 जिसको हमने यहाँ पर देखा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। कंपेयर बिटवीन द हर्डलैंड थ्योरी ऑफ H.J. मैकिंडर एंड रिमलैंड थ्योरी ऑफ N.J. स्पाइकमैन। M.J. मैकिंडर के हृदय स्थल सिद्धांत तथा N.J. स्पाइकमैन के रिमलैंड सिद्धांत में तुलना कीजिए। इसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 16 को अगर हम देखें, एग्जामिन द रेलिवेंस ऑफ द रिमलैंड थ्योरी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो यहाँ पर रिमलैंड थ्योरी को, जो हमारा कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है, समकालीन जगत, उसमें प्रासंगिकता की बात की गई है। तो पहले हम इन दोनों थ्योरीज़ को देखते हैं और उसके बाद हम इनके रेलिवेंस को देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो हमारा हर्टलैंड थ्योरी है जो H.J. मैकिंडर ने दिया, तो यहाँ पर जो बात की गई है वो डिटर्मिनिज्म की बात की गई है, यानी कि नियतिवाद की बात की गई है। तो जो डिटर्मिनिज्म होता है वहाँ पर आप किसी को भी डिटरमाइन कर देते हैं कि ये उससे आगे नहीं, उससे पीछे नहीं, उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा नहीं। तो ऐसे ही H.J. मैकिंडर जो हैं वो एक ब्रिटिश प्रोफेसर हैं, और ये MP, यानी कि अगर हम बात करें जैसे कि हम अपने यहाँ देखते हैं, बिल्कुल ऐसे ही ये एक ब्रिटिश पार्लियामेंट में MP भी हैं। साथ ही साथ इन्होंने ये कहा कि जो हमारी हिस्ट्री है वो ये कहती है कि जो हमारी लैंड बेस्ड पावर्स हैं और सी बेस पावर्स हैं, यानी कि कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि सीज़ को लगती हैं, कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो ज़्यादातर लैंड रीजन को लगती हैं। इनके बीच में हमेशा से कुछ ना कुछ स्ट्रगल्स हुए हैं, और जो ये स्ट्रगल्स होते हैं इसी से ये डिसाइड होता है कि सी पावर ज़्यादा अच्छी है या फिर लैंड पावर। तो इन्होंने जो अपना एक कंसेप्ट दिया तो वो हार्टलैंड। अब देखिए हार्टलैंड, हार्ट का मतलब क्या होगा? किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन को आप टोटली बंद कर दें, तो ये जैसे हार्ट, आपका दिल, हृदय, तो ये एक अंदर सेफ है। तो यहाँ पर जो मैकिंडर ने अपना कंसेप्ट दिया वो हार्टलैंड के लिए दिया, और उसने एक बहुत बड़ा लैंड मास
और उस लैंड मास की अगर हम बात करें, जो फिजिकल मैप पे अगर हम देखें, तो कुछ रीजन अफ्रीका का, उसमें कुछ रीजन एशिया का, कुछ यूरोप का, और कुछ आइसोलेटेड आइलैंड्स, यानी कि उसी रीजन के अंदर कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स उनको, और उस पूरे रीजन को उसने मिलाया और उसका नाम दिया वर्ल्ड आइलैंड। वर्ल्ड आइलैंड, इसके बारे में उसने कहा कि इसमें करीब करीब विश्व की 2/3 जनसंख्या, और विश्व की 2/3 जनसंख्या तो नहीं बल्कि लैंड कहा जाए, और करीब करीब 85%, 88% पॉपुलेशन वहाँ पर रहेगी। यानी कि इतना बड़ा उसने लैंड एरिया को माना, और उसने कहा कि ये जो एरिया है ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एरिया है। और धीरे धीरे जो यूरोप है वो स्ट्रॉन्गर होता चला गया, और जैसे जैसे जो यूरोप था वो डिक्लाइन हुआ, तो जब इसका जो ये लैंड यूरोप बेस्ड पावर्स थी इनका डिक्लाइन हुआ, तो जो लैंड बेस्ड पावर्स थी वो क्या करेंगी, बढ़ेंगी, और धीरे धीरे जो ये पावर है जो सी बेस की, वो किधर की तरफ मूव करेगी, लैंड बेस या फिर कॉन्टिनेंटल पावर के रूप में उभरेगी। तो जो ये पावर का ट्रांसमिशन है, यानी कि जो पावर होगी यूरोप की, उसने कहा कि वो तो कम हो जाएगी, और जो लैंड बेस्ड पावर्स हैं यूरोप की वो क्या करेंगी, इंक्रीज करेंगे। अब जैसे यूरोप का बहुत सारा ऐसा भी रीजन है जो हमारा सी रीजन को लगता है, तो उसने कहा कि ये वाले रीजन क्या होते चले जाएंगे, वीक होते चले जाएंगे, और जो लैंड बेस्ड रीजन हैं वो कैसे होते चले जाएंगे, डेवलप होते चले जाएंगे, और उनकी पावर इंक्रीज होती चली जाएगी। फिर उसने अपनी इसी पावर की बात करते हुए उसने अपना जो एक कंसेप्ट दिया, तो उस कंसेप्ट को उसने डिवाइड किया। तो सबसे पहले एक उसने रीजन माना पाइवट रीजन। तो जो ये पाइवट रीजन था, यानी कि जो उसका धुरी क्षेत्र सबसे ज़्यादा सिक्योर्ड रीजन, तो ये रिसोर्स रिच रीजन था। तो जो ये रिसोर्स रिच रीजन, अब साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो ये रीजन था, इस रीजन को सारी तरफ से ये कहा जाए कि लैंड ने या फिर बड़े बड़े माउंटेन्स ने बड़े बड़े रीजन्स ने क्या कर रखा था, फोर्टिफाई कर रखा था। तो यानी कि ये जो लैंड रीजन था टोटली सेफ था, तो इसके ऊपर जो फॉरेन इन्वेजन होने की संभावना थी वो बहुत कम। तो इसीलिए इसको उसने अपने सबसे पहले जो अपना हार्टलैंड का कंसेप्ट दिया, तो उसमें एक पाइवट एरिया माना। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो जो सेकंड बात की गई है वो इंटरनल क्रेसेंट की, यानी कि आंतरिक अर्धचंद्र। इस पाइवट एरिया के बाद कुछ इंटरनल या फिर आंतरिक अर्धचंद्र के रूप में क्षेत्र को जाना। तो ये हमारा कुछ पश्चिमी यूरोप का रीजन, और इस पश्चिमी यूरोप की अगर हम बात करें तो इस पश्चिमी यूरोप में कुछ हमारा यूराल्स का रीजन, साथ ही साथ कुछ हमारी दक्षिण पश्चिमी ईरानियन उच्च भूमियाँ, कुछ एशियाई क्षेत्र, कुछ दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र, और कुछ चाइना का भाग। और इसका भी ये कहा गया कि कुछ हमारा सी कोस्ट रीजन इससे लगता रहा। तो यहाँ पर सी से इन्वेजन होने की या फिर कहीं ना कहीं कुछ आक्रमण होने की संभावना थी। फिर सबसे लास्ट में जो उसने बात की वो आउटफ्लाइंग क्रेसेंट की, यानी कि वो बिल्कुल ऐसे रीजन थे जो कि समुद्र से चारों तरफ से या 3 तरफ से खुले थे। तो इसका उसने नाम रखा बाह्य या द्वीप अर्धचंद्र, आउटफ्लाइंग क्रेसेंट। तो जैसे कि उत्तर दक्षिणी अमेरिका की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, सहारा के दक्षिण की बात करें, या फिर हम अफ्रीका का कुछ लैंड रीजन जो कि हमारा सी को खुला है, जापान और कुछ ग्रेट ब्रिटेन। तो उसने ऐसे हमारा एक पूरा रिम लैंड, अगर हम इसको देखें तो जैसे वर्ल्ड के मैप पे यहाँ पे, तो जिस रीजन को इन्होंने डिफाइन किया, तो ये वो रीजन, सबसे पहले ये पाइवट एरिया, तो यहाँ पर उन्होंने कुछ पाइवट एरिया को डिफाइन किया। फिर उसके बाद इंटरनल क्रेसेंट यानी कि आंतरिक अर्धचंद्र। फिर उसके बाद और आगे बढ़े जब, तो आउटफ्लाइंग क्रेसेंट। आउटफ्लाइंग क्रेसेंट में जो हमारे पास अलग अलग उसने देशों के, महाद्वीपों के नाम लिए, तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यानी कि ये सारे वो क्षेत्र थे फिर जहाँ पर आक्रमण होने की संभावना ज़्यादा थी या फिर एक्सपेट्रिएशन के चांसेस ज़्यादा थे। तो ये उसने बात कही कि एक जो पावर है लैंड बेस की वो क्यों इतनी ज़्यादा प्रभावी है। तो यानी कि जो हमारा
एच.जे. मैकिंडर हैं, इन्होंने जो अपना कंसेप्ट दिया उसमें जो अपनी बात की उन्होंने, तो उन्होंने बात की लैंड बेस्ड पावर की। सबसे एक इम्पॉर्टेंट मैं आपको डिफरेंस दोनों में बताता हूँ। फिर ऐसे ही अगर हम बात करते हैं N.J. स्पाइकमैन, जिन्होंने अपनी थ्योरी दी है रिमलैंड की। तो अगर हम रिमलैंड की बात करें, अब देखिए यहीं से चेंजेस आए। तो जो रिमलैंड है वो कहेगा बिल्कुल नहीं, यानी कि जो हार्टलैंड कंसेप्ट है H.J. मैकिंडर को, उसको रिमलैंड क्या करेंगे, टोटली मतलब ये कहा जाए कि उसको अपोज करेंगे और अपनी एक बुक देंगे जियोग्राफी ऑफ पीस 1944 में, और H.J. मैकिंडर का जो कंसेप्ट है उसको टोटली अपोज कर देंगे। और वो ये कहेगा कि नहीं, लैंड बेस्ड पावर अच्छी हो ही नहीं सकती, ना वो डेवलप कर सकती है। सबसे मेन जो वर्ल्ड पावर में जो रोल प्ले करेगा वो सी पावर करेगी, क्योंकि जो सी है वो हमारा सबसे बेस्ट होगा कनेक्टिविटी के लिए। अगर लैंड रीजन की बात करें, हार्टलैंड के रीजन की बात करें, तो आपको ट्रांसपोर्ट बाय रोड मिलेगा, बाय ट्रेन मिलेगा, तो आप उसको सी से वेल कनेक्टेड रीजन में नहीं जा पाएंगे, तो आपकी कनेक्टिविटी वर्ल्ड से बहुत कम रहेगी। तो जो हार्टलैंड कंसेप्ट है उसको उसने टोटली अपोज कर दिया और अपना कंसेप्ट लेके आता है सी बेस्ड कंसेप्ट, यानी कि जिन कंट्रीज़ का जितना ज़्यादा सी से कनेक्टिविटी होगी वो कंट्रीज़ उतनी ही ज़्यादा पावरफुल या चांसेस होंगे उनके पावरफुल बनने के। फिर उसमें भी उसने ये कहा कि कुछ कंट्रीज़ ऐसी जो कि वेल कनेक्टेड होंगी रोड से और वेल कनेक्टेड होंगी सीज से, उनको उसने सबसे बेस्ट माना। फिर उसके बाद आगे अगर हम चलें, फिर देखें अगर उसने जो हमारा रिमलैंड थ्योरी देने वाले जो हैं, तो उन्होंने ये कहा, जो स्पाइकमैन ने जो ये बात कही कि जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, तो फिज़िकल रिसोर्सेज हैं, तो ये उन रीजन में ज़्यादा अच्छे हैं जो कि पार्शियली सी से कनेक्टेड हैं और पार्शियली लैंड से कनेक्टेड हैं। जितना अच्छा रीजन होगा वो उतना ही अच्छा कंट्रोल करेगा रिमलैंड को, और जो रिमलैंड को कंट्रोल करेगा वही कंट्रोल करेगा यूरेशिया को, और जो कंट्रोल होगा फिर वर्ल्ड का डेस्टिनी का वो उसी के पास होगा। तो जैसे कि अगर हम इसको प्रेजेंट में इसकी रेलिवेंस को देखें, तो यूएसए ने हमेशा जो वेस्टर्न एशियन रीजन है, जैसे कि रशियन रीजन है, तो उसने क्या किया है, कुछ कुछ कंट्रीज़ को तो अपने साथ यूएसए ने मिलाया, और साथ ही साथ कुछ कंट्रीज़ में उसने क्या किया, डिवीज़न की बात करी गई है। यानी कि अब जैसे यूएसए का मैंने एग्जांपल की बात की, तो जैसे यूएसए तो इसने क्या किया है, जितनी भी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनको सी कोस्ट अच्छा है तो उससे रिलेशनशिप इनके अच्छे, जैसे यूएसए का जापान से रिलेशनशिप, जैसे साउथ कोरिया से रिलेशनशिप, और साथ ही साथ जिन कंट्रीज़ का, जैसे कि अगर हम बात करें यूएसएसआर, इसको ऐसा लगा कि जैसे हार्टलैंड वाला रीजन जितनी भी कंट्रीज़ का है, अगर ये सब यूनाइट हो गई तो डेफिनेटली ये यूरेशिया को रूल करेंगी, और फिर आने वाले समय में ये किसको रूल करेंगी, पूरे वर्ल्ड को। तो जो ये कंसेप्ट था, तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसए ने इसको बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट किया और इसको माना अपनी फॉरेन पॉलिसी की थ्योरी में। तो जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो यूएसएसआर क्या हुआ, राइज करने लगा। तो यूएसए तो उसने क्या किया, यूएसए ने अपनी यही रिमलैंड जो थ्योरी थी उसको अडॉप्ट किया, और फिर उसने जो यूएसएसआर है, यानी कि जो हमारा हार्टलैंड वाला रीजन है, उस रीजन को धीरे धीरे इसने क्या करना शुरू करा, डिसइंटीग्रेट, और फॉर्म किया इन्होंने नाटो, सीटो, सेंटो, जिससे कि जो इनका डिवीज़न था जो यूएसएसआर की पावर्स का, वो आसानी से हो सके। और इधर यूएसए ने अपनी कुछ एक कंट्रीज़ के साथ में वेल मेंटेन्ड रिलेशन अपने डेवलप करें। तो इन सारी चीज़ों का जो हमें प्रेजेंट में देखने को मिलता है, तो वो ये देखने को मिलता है कि वर्ल्ड में कैसे रिमलैंड थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया और सी पावर्स को ज़्यादा सुप्रीम माना गया। फिर अगर हम बात करते हैं जैसे कि रेलिवेंस की, तो ये तो हमने सारी की सारी चीज़ों को अभी प्रेजेंट टाइम पे दिखाया कि कहाँ से किसकी पावर किस कंट्री की ज़्यादा चली, कैसे हार्टलैंड कंसेप्ट आया, हार्टलैंड में यूरोप वाला कौन से रीजन को माना गया, और हार्टलैंड का जो कंसेप्ट था वो देने वाले H.J. मैकिंडर, उनकी थ्योरी को किसने अपोज किया, स्पाइकमैन ने। क्यों किया, कि उन्होंने कहा नहीं, सी बेस्ड पावर जो होगी वो रूल करेगी पूरे वर्ल्ड को। तो जो ये प्रेजेंट टाइम पे अगर हम बात करें तो ये दोनों ही थॉट
पॉलिटिकल ज्योग्राफी से जुड़े हुए हमारे, जिसको हमने देखा कि कैसे कैसे इनको एक्सेप्ट किया कंट्रीज़ ने, और इसीलिए जो यूएसए है हमारे एशिया में अपनी प्रेजेंस को, और हमारे यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं उनमें कैसे अपने किसके फ्रेंडशिप, जैसे कि यूएसए और इज़राइल की फ्रेंडशिप को अगर हम देखें तो उन्होंने, यूएसए ने कुछ कंट्रीज़ को अपने एलाई में लेकर एक मेजर पावर को डेवलप होने से रोका है। तो ये हमारा कंसेप्ट था रिमलैंड का, जो स्पाइकमैन ने दिया। यूएसए के ऊपर हमने इम्प्लीमेंट करके दिखाया इसको। अगर हम बात करते हैं हार्टलैंड की, तो हार्टलैंड के कंसेप्ट को कहीं ना कहीं नकार दिया गया है, और इसीलिए नकार दिया कि जो हार्टलैंड है वो ये कहता है एक लैंड रीजन की बात करता है, और लैंड रीजन बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो सकता है जब तक कि वो वेल कनेक्टेड ना हो सीज, क्योंकि जो हैवी मशीनरीज हैं, हैवी इक्विपमेंट्स हैं, उसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए आपको सी कोस्ट की यूटिलिटी चाहिए होगी। तो अगर आपके पास सी कोस्ट का रीजन नहीं है तो डेफिनेटली आपका जो रीजन है वो एक लैंडलॉक्ड रीजन होके रह जाएगा। और आप वर्ल्ड में प्रेजेंट टाइम में भी देखिए कि जो कंट्रीज़ जिनका बॉर्डर सी को नहीं लगता है वो आज भी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ नहीं हैं, भले ही वो कंट्रीज़ कितनी छोटी हों, कितने भी उनके पास रिसोर्सेज हों, लेकिन अपने उन रिसोर्सेज को वो फुल्ली ना तो यूज़ कर पाई हैं और ना ही वो अपने आप को उस लेवल पे डेवलप कर पाए हैं। मैक्सिमम जो रोल है किसी कंट्री को डेवलप करने में, तो वो मैक्सिमम रोल प्ले करता है सी। तो इसी डिफरेंस को हमारे H.J. मैकेंडर और रिमलैंड थ्योरी में जो हम बात करते हैं स्पाइकमैन की, तो दोनों ने दिया। तो यहाँ तक अगर हम देखें तो ये हमारा एक कंप्लीट एनालिसिस था हमारे थॉट बेस्ड क्वेश्चंस को, जो कि जियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स में हमसे पूछे गए हैं। तो ये यहाँ तक हमारा टोटल जो मेरा एक एनालिसिस था, जो मैं बार बार आपको दे रहा हूँ, तो आप उसको देखते रहिए कि कैसे हमें स्ट्रेटजिक मैनर में वर्क करना है सिलेक्शन के लिए। तो जितना ज़्यादा हमारे पास स्ट्रेटजिक मैनर में हम वर्क करेंगे तो सिलेक्शन उतना इजी होगा, क्योंकि डे बाय डे हमने देखा है लास्ट कुछ ईयर्स में जो यूपीएससी में देखें अगर, तो उसमें तो इतना नहीं मिलेगा, लेकिन यूपीपीएससी में अगर हम देखें तो सिलेबस लगातार चेंज हुआ है, सब्जेक्ट्स चेंज हुए हैं, वे ऑफ मार्किंग चेंज हुआ है। तो बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं जिनको हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा अपने एक सिलेक्शन के लिए। तो यह था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।